अब तक हमने देखा कि ध्रुव पार्थ के अचानक आ जाने से स्नेहा के रूम से तुरंत चला जाता है। वहीं पार्थ अपने भाई को भगाने में कामयाब होकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं पार्थ को वहां देखकर स्नेहा को प्रिया पर गुस्सा आता है, लेकिन बाद में पार्थ और शेरू को साथ देखकर वो सब भूल जाती है और वहीं तीनों अपना शेरू के साथ क्रिसमस भी बना लेते हैं। साथ ही कुछ दिन कैसे शेरू को ध्रुव से छिपाया जा सके उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। अब आगे पार्थ ने स्नेहा और प्रिया को कैसे भी करके ध्रुव के सामने शेरू का जिक्र न करने के लिए बोल दिया था। साथ ही उनको ये भी बता दिया था कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा से भी दूर रहे, क्योंकि अब तक पार्थ ने भी ये नोटिस कर लिया था कि कई बार उसे शेरा अपने ही तरह स्नेहा के आसपास देखा था। ये बात सुनकर स्नेहा पार्थ से कहती है कि हमें सनी और बनी की मदद लेनी होगी शेरू को टीके लगवाने में, और पार्थ मान भी जाता है। अगला दिन कॉलेज में स्नेहा और पार्थ अपनी क्लास करने में बिजी थे। साथ ही कॉलेज ब्रेक में प्रिया शेरू को हॉस्टल से छिपाकर सनी और बनी के साथ हॉस्पिटल में टीका लगवाने चली जाती है। दरअसल ये पार्थ कहीं आइडिया था कि अगर शेरा उन पर नजर भी रखेगा तो कम से कम प्रिया सनी के साथ जाकर शेरू के टीके वाला काम कर देगा, और ऐसा होता भी है। ऐसे ही शेरू के साथ स्नेहा के सभी दोस्त बहुत सारी मस्ती भी कर लेते हैं। साथ ही अब तक ध्रुव को इस बात की भनक तक नहीं लगी। स्नेहा ने सभी दोस्तों को बता दिया था कि वो नए साल से एक दिन पहले अपने घर चली जाएगी, साथ ही शेरू भी चला जाएगा और नए साल के अगले दिन ही वो यहाँ आएगी। सभी को बहुत बुरा भी लगता है कि उनका साथ में पहला नया साल आने वाला है और वो स्नेहा हमारे साथ नहीं मना पाएगी। लेकिन इससे ज्यादा पार्थ को थोड़ी चिंता होती है स्नेहा की, क्योंकि स्नेहा पहली बार अकेले जाने वाली थी, जबकि इससे पहले वो हमेशा या तो अपने माँ पापा के साथ जाया करती थी या फिर जैसे पिछली बार प्रिया के साथ गई थी। वहीं प्रिया को भी स्नेहा को अकेले जाने देने वाले आइडिया पर अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। वो खुद स्नेहा के साथ आ जाती, पर उसका परिवार तो प्रिया के नाना नानी के घर अयोध्या गया हुआ था, इसीलिए प्रिया का देहरादून जाना भी नहीं बन पाता। ऊपर से स्नेहा जब भी कोई उसे अकेले जाने देने वाली बात पर कुछ कहता तो स्नेहा अपने आप को स्ट्रांग और किसी से न डरने वाली लड़की बताने लगती। स्नेहा अपने दोस्तों को बोलती है कि उसका रीजनरेशन हुआ है, वो भी और बस 6 ही घंटे लगते हैं उसके घर पहुंचने में, इतना तो वो एक नींद सोकर ही काट लेगी। इस बात पर हर कोई हंसता जरूर है, लेकिन पार्थ को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सिर्फ एक शेरू के पकड़े जाने के डर से क्या हम ध्रुव भाई और कर्ण भाई से जो स्नेहा के अकेले जाने देने वाली बात छुपा रहे हैं उससे दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन स्नेहा बार बार उन सबको उसकी इतनी फिक्र ना करने के लिए बोल देती है। पार्थ बस अंत में इसीलिए मान जाता है कि स्नेहा उन 6 घंटों में उसके संपर्क में रहेगी, चाहे वो सोए या खाए या जो भी करे, पल पल की खबर उसको मिलती रहनी चाहिए। पार्थ था तो आखिर एक सुंदर सी बहन का पजेसिव भाई। बेशक अगर इस बारी बात शेरू की नहीं होती तो वो खुद स्नेहा के साथ घर जाता और उसे वापस लेकर भी आता, लेकिन अगर इस बारी वो गया तो ध्रुव को पता चल जाएगा शेरू के बारे में और उनके एक हफ्ते शेरू को छुपाकर रखने वाला आइडिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अंत में स्नेहा को पार्थ की इस बात पर अपनी हामी देनी पड़ती है, क्योंकि पार्थ की सुई बार बार ध्रुव को बताने पर ही तुली हुई थी। तभी कॉलेज ओवर होने के बाद पार्थ ही स्नेहा से कहता है कि अब बस एक दिन ही बचा है तुम्हारे घर जाने में, तो क्यों ना एक बार हम सब फिर से शेरू से आखिरी बार मिल ले। स्नेहा भी सभी बात मान जाती है। स्नेहा जानती थी कि बॉयज का हॉस्टल आना पर टाइम लिमिट है, इसीलिए इस समय तो हर कोई मिल सकता है, इसीलिए पार्थ के साथ सनी और बनी भी स्नेहा के रूम में आकर कुछ देर शेरू को खिलाने लगते हैं। बेशक अब शेरू थोड़ा बड़ा लगने लगा था, साथ ही अब वो भागने भी लगा था, पर उसका भाव में ज्यादा आवाज नहीं थी, बल्कि उसके मुंह से ये बहुत क्यूट लगता था। कुछ देर बाद स्नेहा सभी को अपने दिमाग में आती बात बताने लगती है और सभी को नए साल वाले रात में एक साथ कॉल करने के लिए बोलती है। साथ ही अपनी एक थिंकिंग उन सभी पर चिपकाकर बोलती है कि मैंने सुना है कि नए साल वाले दिन मतलब 12 बजे हम जिसकी शक्ल देखते हैं या उनसे बात करते हैं तो उनकी दोस्ती बहुत आगे तक जाती है, यानी बुढ़ापे तक। अगर हम पांचों रात 12 बजे एक दूसरे को किसी भी तरह देख ले तो 100 साल होने तक ऐसे ही एक साथ हमेशा नया साल मनाते रहेंगे। स्नेहा की ये बात किसी को भी सही नहीं लगती, पर हर कोई मान तुरंत जाता है, क्योंकि अगर झूठ भी हुआ फिर भी हर साल 12 बजे वो सब यही चाहेंगे कि उन पांचों की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे। उन सभी को कॉलेज में आए हुए काफी समय हो गया था और बाकी लोगों को छोड़कर वही 5 हमेशा साथ नजर आते थे, यहाँ तक कि उनकी दोस्ती से तो काफी लोग कॉलेज की जला करते थे। इनका स्क्वाड में तेज दिमाग वालों के साथ बेहद खूबसूरत लोग भरे पड़े थे और इनकी दोस्ती वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाती थी। अब वो समय भी आ गया था जब स्नेहा को अगले दिन अपने घर शेरू को लेकर जाना था।
स्नेहा को नई साल से एक दिन पहले ही सुबह के ट्रेन से जाने का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन इस बारे में उसने पार्थ और प्रिया को छोड़कर किसी को भी उसके जाने की बात ना बताने के लिए बोल दी थी, वरना या तो ध्रुव किसी ना किसी के द्वारा उसे स्टेशन तक पहुंचाने आता, और अगर ये बात गलती से कर्ण को पता चल जाती तो वो तो उसे सीधा स्नेहा के घर पहुंचा कर आता। पार्थ ने स्नेहा को स्टेशन पहुंचाने का काम सनी पर डाल दिया था। वहीं स्नेहा सुबह के 10 बजे ही सनी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही उसी दिन पार्थ ने अपने बाकी के दोस्तों को कॉलेज में नए साल की प्री पार्टी करने के लिए बुला लिया था। वैसे भी प्रिया ने रात में बाहर आने से मना कर दिया था, इसलिए पार्थ को रात वाली पार्टी दिन में ही करने के लिए मान जाता है। वहीं ये प्लान शेरा को स्नेहा की जासूसी से बचाने के लिए भी था, ताकि स्नेहा को सनी स्टेशन पहुंचाए। ऐसा होता भी है, जहां एक तरफ प्रिया पार्थ की बताई जगह पर चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा सनी की गाड़ी में बैठकर शेरू को अपने साथ लेकर निकल जाती है। स्नेहा की ट्रेन दिन में 11 बजे ही थी, इसीलिए सनी उसे 10 बजे ही लेने आ गया था। स्नेहा और सनी स्टेशन पहुंचते हैं, पर आज वहां पर पार्किंग में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए सनी को अपनी कार पार्क करने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। ऊपर से स्नेहा की ट्रेन का भी समय हो गया था। स्नेहा शेरू को एक क्यूट से बैग जिसमें शेरू को सांस लेने की जगह थी उसमें रखती है और सनी से कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अपनी ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए। स्नेहा सनी को वहीं से जाने के लिए बोल देती है, वहीं सनी काफी मना करता है, लेकिन स्नेहा के आगे आज तक ध्रुव जीत नहीं सका तो सनी क्या ही चीज था, इसीलिए उसे आखिरकार स्नेहा की बात माननी पड़ती है और स्नेहा को स्टेशन बाहर ही छोड़कर वापस कॉलेज में अपने दोस्तों के पास जाना पड़ता है। सनी रास्ते में पार्थ के एक रात पहले की कही उसकी बात याद करता है, जब वो उसे बता रहा था कि स्नेहा को ट्रेन के अंदर वाली सीट में बिठाकर आना, साथ ही उसके अगल बगल बैठे लोगों की शक्ल की फोटो लेकर आना और भूलकर भी ट्रेन के जाने से पहले वापस मत आना। लेकिन यहाँ तो वो स्नेहा को उसी के कहने पर स्टेशन के बाहर तक छोड़कर आया था। स्नेहा जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो अपने ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट सुनने का इंतजार करती है। करीब 15 मिनट्स बाद उसे अपने ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, लेकिन वो सुनकर तो उसे हैरानी होती है, आखिर ऐसा आज ही क्यों हुआ। उसकी देहरादून जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो जाती है। स्नेहा स्टेशन पहुंच तो गई थी, पर उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे किसी भी हालत में आज ही अपने घर पहुंचना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि उसकी ट्रेन ही कैंसिल हो जाएगी, वो भी अंत समय में। अगर उसे पहले पता होता तो वो कोई और ट्रेन में ही अपने जाने का रिजर्वेशन करा लेती। स्नेहा स्टेशन पर ही काउंटर पर पता करती है कि अगली देहरादून जाने वाली ट्रेन का टाइमिंग क्या है, लेकिन उसमें 5 बजे का समय बताया गया था। स्नेहा को ये सही लगता है और उस ट्रेन का टिकट लेकर स्नेहा स्टेशन के ही वेटिंग रूम में इंतजार करने का सोचती है और अपने घर पर झूठ बोल देती है कि उसकी ट्रेन 5 बजे वाली है, इसलिए उसे रात में ही देहरादून पर लेने आ जाना। स्नेहा के पापा पहले उसे मना करने वाले थे कि रात का सफ़र अकेले मत करो, पर स्नेहा अपने पापा को बता देती है कि वो अकेले नहीं है बल्कि उसके साथ उसका दोस्त भी है, और ये जानकर स्नेहा के पापा को गलतफहमी हो जाती है कि जरूर स्नेहा जिस दोस्त का जिक्र कर रही है वो हो ना हो जरूर पार्थ होगा, क्योंकि स्नेहा सिर्फ उसे ही अपना भाई से ज़्यादा दोस्त भूलती थी और भाई सिर्फ कर्ण को। इसीलिए स्नेहा के पापा ने ज़्यादा स्नेहा से उस बारे में नहीं पूछा, बस ये बोल दिया कि वो 11 बजे तक स्टेशन पर ही अपना डेरा जमा लेंगे। स्नेहा को अपने पापा की बात पर बहुत हंसी आती है। बेशक अगर यहाँ उसकी माँ होती तो वो हर एक बात उससे निकलवा लेती, साथ ही वो ये सवाल भी पूछती कि कल तक तो ट्रेन का टाइमिंग सुबह के 11 बजे था, तो अभी 5 बजे वाला कैसे हो गया। स्नेहा अपने पापा से बात कर ही पाई थी कि उसको पार्थ का कॉल भी आ गया, क्योंकि 11 बज चुके थे और पार्थ का भाई वाला मूड ऑन हो चुका था। उसे स्नेहा और सनी पर इस बात के लिए भी गुस्सा आ रहा था कि सनी स्नेहा को ट्रेन की सीट तक भी नहीं बैठा कर आया था। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने पार्थ को ये बता दिया कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और वो 5 बजे तक स्टेशन पर ही इंतजार करने का सोच रही है तो वो इस बार जरूर ध्रुव को बता देगा। इसीलिए स्नेहा पार्थ को ये झूठ बोल देती है कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है, साथ ही उसकी ट्रेन भी निकल चुकी है। पार्थ की नाराजगी अब खत्म हो जाती है, पर स्नेहा उससे कहती है कि ट्रेन के अंदर उसका सिग्नल कम आ रहा है, इसीलिए उससे बस टेक्स्ट मैसेज में ही बात करे। पार्थ का मुंह बन जाता है, पर वो फिर भी स्नेहा को ये 6 घंटे अकेले नहीं छोड़ने देने वाला था। स्नेहा ने सिर्फ अपने पापा और पार्थ ही नहीं बल्कि प्रिया कॉल करने पर उसको भी झूठ बोल दिया था कि वो ट्रेन में बैठ गई है, जबकि उसकी ट्रेन तो अब 5 बजे वाली थी। स्नेहा को बस किसी भी तरह शेरू को अपने घर लेकर जाना था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक झूठ उसे आने वाले खतरे की तरफ ले जा सकता है।
स्नेहा अपने मन में सोचती है कि उसे आज किसी भी हालत में अपने घर शेरू को ले जाना बहुत जरूरी है और एक ट्रेन लेट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहीं पर कुछ समय अपनी अगली ट्रेन के आने का इंतजार करना पड़ेगा। इस बार स्नेहा बस 2 ही दिनों के लिए अपने घर जा रही थी, इसीलिए उसके पास उसका एक कॉलेज वाला बैग ही था, साथ ही एक बैग जिसमें शेरू छुपा हुआ था। स्नेहा ने वेटिंग रूम में रुकने की सोचा, साथ ही शेरू को लेकर ऐसी जगह बैठ गई जहां से ज्यादा लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी। ऐसा करना उसके साथ ही शेरू के लिए भी सही थी। इसी ट्रेन शेरू को ले जाने के लिए ही उसे प्रिया को यहीं पर वैक्सीनेशन लगवाना पड़ा, साथ ही 2 बार अपना टिकट एक क्लास में करवाना पड़ा, वरना अगर उसके पापा को पता चलता कि उनकी बेटी एक क्लास को छोड़कर किसी और क्लास से अकेले आ रही है तो वो किसी भी हालत में उसे आने नहीं देते, बेशक चाहे उन्हें अपनी बेटी को खुद जाकर ही लाना पड़ता। स्नेहा के बैग में शेरू के खाने पीने के साथ ही उसके खाने पीने का भी सारा सामान भरा पड़ा था, पर उससे एक चीज़ उसके हॉस्टल में ही रह गई थी, वो था उसका फ़ोन का चार्जर। स्नेहा ने अपना फ़ोन रात में पूरा चार्ज कर लिया था, पर सुबह चार्ज अपने बैग में रखना वो जल्दी जल्दी में भूल गई थी। वहीं ये बात स्नेहा को भी याद नहीं रही कि वो सच में अपना चार्जर भूल गई है। इसके बावजूद वो अपने फ़ोन में या तो मूवी देखने में अपना समय गुजारने लगी या लगातार पार्थ से कुछ न कुछ बातें ही करी जा रही थी। वहीं काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद स्नेहा को वहाँ अकेले बैठे बैठे ही हल्की हल्की नींद आने लगी, इसीलिए वो अपना एक हाथ अपने सिर पर रखे थोड़ी देर सोने के बारे में सोचती है, पर वो ये भूल जाती है कि उसकी नींद तो खुद ब खुद नहीं टूटती, बल्कि हमेशा किसी ना किसी को उसे हमेशा जगाना ही पड़ता है। यहाँ स्नेहा बैठे बैठे ही अपनी ट्रेन के इंतजार में सो जाती है और वहीं पार्थ को भी यही लगने लगता है कि शायद स्नेहा सच में ट्रेन में ही सो गई होगी, इसीलिए अब उसे घर पहुंचते ही रात में ही कॉल करेगा। उधर शाम होने के साथ साथ सभी अपने अपने घर भी चले जाते हैं और प्रिया भी अकेले होने के चलते अपने रूम में जाकर ही थोड़ी देर सोने का सोचती है। उसे पता था कि उसको अब ये 2 दिन बिना स्नेहा के ही अकेले काटना था। वो कहते हैं ना, जब आपके साथ हमेशा कोई रहता है तो आपको उसकी आदत हो जाती है और उसके ना होने पर आपका किसी काम में मन नहीं लगता, बल्कि आलस में बस पूरे दिन बिस्तर में ही पड़े रहने का मन करता है। वहीं दूसरी तरफ आज ध्रुव अपने कंपनी में कई दिनों के काम के वजह से बहुत बिजी हो गया था। साल का अंत था, इसीलिए उसे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अप्रेजल साथ ही कई शेयर होल्डर के साथ मीटिंग भी करनी थी, इसीलिए आज वो स्नेहा से सुबह से नहीं मिल पाया, वरना आज से पहले जब से वो लंदन से यहाँ आया था एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था जब ध्रुव जानबूझकर स्नेहा के सामने से नहीं गुजरा हो। जहाँ ध्रुव बार बार स्नेहा से मिलने का बहाना ढूंढा करता था, वहीं स्नेहा ध्रुव के कहीं दोबारा हॉस्टल अचानक न आ जाए इसी बात से डरा करती थी। उस दिन की एम्बैरसमेंट ध्रुव को पार्थ के सामने ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि वो ध्रुव सिंघानिया था जिसने पार्थ के सामने ही काफी सवाल खड़े कर दिए और पार्थ वही भीगी बिल्ली बन गया। आखिर डर तो उसे भी अपने भाई का था, क्योंकि अब हो या ना हो स्नेहा और प्रिया के साथ ही हॉस्टल में पेट छिपाने के राज में वो भी शामिल था। ऊपर से वो तो कई बार अपने घर से ही शेरू के लिए एक्स्ट्रा खाना ले जाकर स्नेहा को दे दिया करता था। पार्थ भी जानता था कि बस कुछ दिन हमें ध्रुव भाई को शेरू के नज़दीक या उसकी भनक नहीं लगने देना है, और जब स्नेहा उसे घर पहुंचा आएगी तो वो फिर से अपने भाई को तंग कर दिया करेगा। इधर आज पार्थ के आइडिया के कारण शेरा बस इतना समझ पाया था कि पार्थ बस कुछ खाने के लिए बाहर आया है और प्रिया स्नेहा के लिए कुछ खाना पैक कराकर हॉस्टल लेकर जा रही है। इसी तरह उसे भी यही धोखा हो गया कि स्नेहा दरअसल यहाँ है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने घर जाने के लिए ऑलरेडी सुबह ही निकल चुकी है। उधर रेलवे स्टेशन स्नेहा को कोई हिलाकर उठाता है। स्नेहा अपना सिर हिलाते हिलाते कहती है, प्रिया थोड़ा और सोने दे, अभी कॉलेज जाने में काफ़ी समय है। ये लाइन स्नेहा हर सुबह प्रिया को सुनाती थी जब भी वो उसे कॉलेज जाने के लिए उठाया करती थी। पर स्नेहा जैसे ही अपनी आधी खुली हुई आंखों से प्रिया को देखती है तो उसे वहाँ प्रिया नहीं बल्कि रेलवे की ही एक स्टाफ लेडी दिखाई देती है, जो हैरानी से स्नेहा को देख रही थी। स्नेहा अपने सामने अचानक से खड़ी औरत को देखकर हैरान हो जाती है और उसे कुछ समय लगता है ये समझने में कि जिसे अभी वो प्रिया समझ रही थी वो प्रिया नहीं बल्कि कोई और है। साथ ही वो इस वक्त अपने हॉस्टल रूम में नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन में है। वो औरत जो एकाएक स्नेहा को इसीलिए देख रही थी क्योंकि करीब 3 से 4 बार वो सफाई करने के लिए इस तरफ आ चुकी थी और ये प्यारी सी लड़की उसे इसी पोज में काफ़ी समय तक सोती हुई मिली। उसे लग रहा था कि शायद अपने ट्रेन के इंतज़ार में यही बैठी होगी, पर जब वो देखती है कि ये लड़की 7 बजे तक यही ऐसे सो रही है और उसका भी अपने घर जाने का शिफ्ट हो गया है, तो एक औरत होने के नाते वो उस लड़की जो सोते हुए बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लग रही थी, एक गुलाबी कलर के हुडी में अपना सिर पकड़े सोती हुई लड़की को उठाए बिना रह नहीं सकी। वो औरत बस इतना जानना चाहती थी कि अगर उसकी रात के करीब की ट्रेन है तो वो आराम से लाउंज में सो जाए। यहाँ वेटिंग रूम में तो लोग बस चंद घंटों के लिए अपनी अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं,
लाउंज में अगर ये बच्ची होती तो आराम से सोकर अपनी नींद पूरी कर सकती थी। बेशक स्नेहा के टिकट के हिसाब से उसको दोनों में वही सुविधा मिल सकती थी, पर लाउंज एसी वेटिंग रूम से थोड़ा दूर था। स्नेहा जब पूरी तरह अपने होश में आ जाती है तो वो औरत खुद ही बोल पड़ती है, बेटी तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? जिस पर स्नेहा एक प्यारी मुस्कान के साथ कहती है, आंटी मैं देहरादून जा रही हूँ और मेरी ट्रेन 5 बजे की है। ये सुनकर वो आंटी हैरानी से उस बड़ी बड़ी सुंदर आंखों और सुंदर चेहरे वाली लड़की को देखती है और एक नज़र उसी लड़की के ऊपर लगे बड़ी सी घड़ी को देखती है जहाँ पर समय बता रहा था शाम के 7:05। वो औरत अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, अरे प्यारी बच्ची, तुम सोती रह गई और तुम्हारी ट्रेन भी छूट गई, अभी समय 7 बज गए हैं। ये सुनकर स्नेहा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर वो औरत अपना सिर ना में हिला देती है। वो औरत स्नेहा से कहती है कि अगर मुझे ही बता दिया होता कि तुम्हें 5 बजे वाली ट्रेन से जाना है तो मैं तो यहाँ पर सफाई करने कई बार आई थी तो तुम्हें जगह देती। अब बेटी यहाँ अकेले मत रहो, या तो अपने घर चले जाओ या फिर अगली ट्रेन का पता कर लो। अब वेटिंग रूम में भी गिनती के लोग बचे थे। स्नेहा उन आंटी को उनकी बताई गई बात के लिए धन्यवाद कहती है और अपना बैग और शेरू वाला बैग उठाकर फिर से काउंटर की तरफ जाती है। वो काउंटर पर बैठा आदमी भी भौचक्का हो जाता है क्योंकि उसे याद था कि यही सुंदर लड़की सुबह भी देहरादून का टिकट लेने आई थी और अभी भी यही आई है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस लड़की ने अपनी ट्रेन से जाना कैंसिल कर दिया था या इसकी ट्रेन ही छूट गई, पर उसे कहाँ पता था कि इस लड़की की आंख लग गई थी। पर स्नेहा को अब एक सदमा लगता है क्योंकि अब देहरादून जाने के लिए उसको कल सुबह का इंतजार करना होता और तत्काल में भी उसका रिजर्वेशन होना मुश्किल हो रहा था। स्नेहा भी परेशान हो गई थी, वहीं उसके घर से और पार्थ भी उसे कॉल पर कॉल किए जा रहा था। स्नेहा को अब ये डर लग रहा था कि अगर उसने किसी को भी बता दिया कि उसकी एक ट्रेन कैंसिल हो गई थी और एक उसकी लापरवाही के वजह से छूट गई तो उसे अब कोई भी वापस जाने नहीं देगा। साथ ही अगर वो यही रुकी तो जरूर शेरू पकड़ा जाएगा क्योंकि हॉस्टल में नए साल पर हर कोई किसी के भी रूम में आकर मिल लिया करता है। एक वजह ये भी थी कि स्नेहा नए साल से पहले पहले अपने घर शेरू को छोड़ने की जिद कर रही थी। स्नेहा उसी काउंटर वाले से पूछती है, क्या सच में आज देहरादून जाने का और कोई रास्ता नहीं है? क्या कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो लेट हो गई है और यहाँ से देहरादून ही जाने वाली हो? स्नेहा की बातों से इतना लग रहा था कि उसका देहरादून आज ही पहुँचना कितना जरूरी है। उस काउंटर वाले को तभी याद आता है कि देहरादून के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है और वो स्नेहा को बस से जाने वाला रास्ता बता देता है। स्नेहा का एक दिमाग उसे कह रहा था कि ये रिस्की होगा क्योंकि अब वो किसी को भी अपने बस से आने वाली बात नहीं बता पाएगी, लेकिन एक दिमाग उसे यही कह रहा था कि इतने दिन तो उसने कैसे भी करके शेरू को बचा लिया और उसे करना ही क्या है, बस से अपने घर ही तो जाना है, वहां जाकर अपने पापा को मना ही लूंगी। स्नेहा अपने दिमाग के दूसरे आइडिया को अपनी हामी दे देती है और सीधा बस स्टेशन के लिए निकलती है। और अच्छी बात ये थी कि जिस समय स्नेहा वहां पहुंची थी देहरादून जाने वाली बस निकलने वाली थी। अपने शहर का नाम सुनकर स्नेहा बिना किसी बात के बारे में सोचकर सीधा उस बस का टिकट कटवा लेती है, जबकि उसे काउंटर पर बैठे आदमी ने कहा था कि देहरादून के लिए डायरेक्ट एसी बस जाती है जो लड़कियों के लिए भी सेफ होती है। पर यहाँ आकर स्नेहा ये बात को नज़रअंदाज ही कर देती है और एक सिंपली सी छोटी बस में जाकर एक सीट में बैठ जाती है। उस बस में ज़्यादातर आदमी ही थे और जो औरतें भी थी उनके साथ कोई ना कोई आदमी जरूर था। बेशक स्नेहा बस में बैठकर सोचती है कि अपने पापा को बस एक आखिरी झूठ और बोल देती हूँ कि वो सो गई थी और देहरादून पहुँचने पर बता देगी। लेकिन जैसे ही स्नेहा अपने पापा को कॉल करने के लिए अपन फ़ोन उठाती है तो उसके फ़ोन की बैटरी बस 5% ही बची थी। स्नेहा बस में ही चार्जर का स्पॉट देखती है और जैसे ही अपना चार्जर निकलने के लिए होती है तब जाकर उसे याद आता है कि उसका चार्जर तो उसके रूम में ही रह गया था। स्नेहा को अपनी इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है। अब वो अपना फ़ोन कैसे चार्ज करेगी? तभी वो अपने साइड में बैठे लोगों को देखती है जो उसे ही एक तक घूर रहे थे और शक से ही स्नेहा को वो अजीब लुक दे रहे थे। स्नेहा उन्हें छोड़कर अपने पीछे बैठे 2 लड़कों में से एक से चार्जर मांगती है, पर तभी उसके बगल में बैठा आदमी कहता है, बस में चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, हम भी अपना फ़ोन बंद होने पर बाहर के खूबसूरत नज़ारे को ही देख रहे हैं। वो आदमी स्नेहा की तरफ देखकर ही बोल रहा था जैसे स्नेहा ही वो खूबसूरत नज़ारा हो। स्नेहा जानती थी कि अब उसका वापस जाना बेकार होगा, इसीलिए वो अपने घर का सफ़र रात में ही अकेले करने का सोचती है। स्नेहा को बस यही डर लग रहा था कि ये उसका फ़ोन अब 5% की बैटरी पर ही घर पहुंचते पहुंचते बंद पड़ गया तो वो अपने पापा को कैसे बताएगी कि उसे लेने कब और कहां आना है।
तभी स्नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो प्रिया को अपने बस से जाने वाली बात बता दे और उसे ये भी बता दे कि अभी उसके पापा को ये ना बताए कि वो ट्रेन से ना बल्कि बस से आ रही है, वरना उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। स्नेहा जिस बस में बैठी थी वो प्राइवेट सवारी वाली थी, लेकिन उसे गिनती की 3-4 लेडीज सवारी बस में नजर आ गई थी, इसलिए उसे अकेले जाने वाली बात पर थोड़ा कम डर लग रहा था। बेशक अगर यहाँ सिर्फ लड़के होते तो स्नेहा कभी भी अकेले नहीं जाती, चाहे उसे कर्ण को ही उसे अपने घर पहुंचाने के बारे में बताना होता। स्नेहा अब तक इतना तो समझ गई थी कि उससे आज गलती हो चुकी है। एक झूठ छुपाने के चक्कर में उसे 2 और झूठ बोलने पड़ गए और अब वो इस समय अपनी बात किसी को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी बात समझाने के लिए उसके फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी। ये बात स्नेहा के लिए अच्छी थी कि वो वैसे पूरी तरह अकेली भी नहीं थी, शेरू उसके साथ ही था और अब वो इतना छोटा भी नहीं लगता था, पर फिर भी उस शेरू का ध्यान भी उसी को पूरे रास्ते भर ही रखना था। स्नेहा को याद था कि वो अपने बैग में पानी की बोतल लाई थी और उसका ढक्कन खोलकर स्नेहा पानी पीने लगती है, साथ ही एक कटोरी में पानी शेरू को भी पिला देती है, क्योंकि अब उसे प्रिया को थोड़ा शांत होकर अपनी बात भी बतानी थी और अपने फ़ोन को कैसे भी करके कम से कम 7 घंटे के सफ़र तक चलाना भी था, जो तभी मुमकिन होता जब स्नेहा रास्ते भर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती। स्नेहा अपने दिमाग में प्रिया को बात बताने वाली बात सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर पार्थ की फिर से कॉल आने लगी। स्नेहा सोचती है कि प्रिया को ही बताना सही होगा, क्योंकि उसको अपनी बात समझाया आसान होता है। अगर अभी पार्थ का गलती से भी फ़ोन उठा लिया तो वो ये जानकर कि मैं अभी बस से अपने घर जा रही हूँ, तो वो ये सारी बात का ढिंढोरा पीट देगा। स्नेहा को यकीन था कि प्रिया को थोड़ा सा ही समझाने पर वो मान जाएगी और उसके माँ पापा के अगर उसका फ़ोन नहीं लगने पर उसको फ़ोन आएगा तो कुछ ना कुछ बोलकर समझा देगी। स्नेहा को इस वक्त यही सही लगता है, इसीलिए स्नेहा पार्थ का लगातार आता फ़ोन काट देती है और उसे एक मैसेज में ये लिख देती है कि फ़ोन बैटरी ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, टॉक टू यू लेटर। इतना लिखकर स्नेहा प्रिया को कॉल मिला लेती है। इस वक्त स्नेहा डिनर करने के बाद अपने रूम पर ही आई थी और स्नेहा का फ़ोन आता देख उसे यही लगता है कि स्नेहा शायद अपने घर पहुंचकर उससे बात करना चाह रही होगी। प्रिया फ़ोन उठाते ही सीधा उससे पूछती है, स्नेहा तू पहुंच गई? यार मैं तो एकदम यहाँ पर अकेले हो गई हूँ। तू तो अपने माँ पापा और शेरू के साथ मस्ती कर रही होगी, पर मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, साथ ही मैं तो तुझे अभी से मिस भी करने लगी हूँ। प्रिया स्नेहा को बोलने का मौका ही नहीं देती, उल्टा उसे ये भी बोल देती है कि नई साल के अगले दिन ही आ जाना। स्नेहा प्रिया की बात सुनकर पहले तो अपने आप को उसको आज अपने साथ हुए पोपट के बारे में बताने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, फिर प्रिया को तुरंत उसकी पूरी बात सुनने के लिए बोल देती है। स्नेहा कहती है, प्रिया देख एक गड़बड़ हो गई है और तुम किसी को नहीं बताएगी, और हाँ मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, इसीलिए मेरी बात पूरी होने के बाद तुम बस इतना काम करना कि गलती से भी मेरी बात बिना मुझसे पूछे मेरे माँ पापा को नहीं बताना। स्नेहा की ऊटपटांग बात प्रिया के सिर के ऊपर से निकल जाती है। उसे यही लग रहा था कि शायद अभी तक स्नेहा के माँ पापा ने शेरू को अपनाया नहीं होगा, इसीलिए स्नेहा उससे बस फेवर मांग रही है। और रही बात फ़ोन के चार्ज करने की, तो क्या घर पहुंचकर वो अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं कर सकती। बेशक स्नेहा का चार्जर वहीं हॉस्टल में छूट गया था और ये बात प्रिया को पहले ही पता चल गया था, पर स्नेहा क्यों अपने माँ पापा से झूठ बोलने के लिए कह रही वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। प्रिया स्नेहा से कहती है, स्नेहा प्लीज़ साफ साफ बता यार, क्या है वो बात जो मुझे अभी किसी को नहीं बतानी है। इसके बाद स्नेहा अपने स्टेशन पर एक ट्रेन कैंसिल होने से लेकर अभी बस से जाने, साथ ही अपने फ़ोन में कुछ ही % बैटरी होने वाली बात बता देती है। स्नेहा इसके आगे अपना फ़ोन जब देखती है तो अभी 4% बैटरी बची थी, इसीलिए स्नेहा प्रिया से आगे कहती है कि वो अपना फ़ोन अब घर पहुंच ही स्विच ऑन करेगी, इसलिए अगर इसी बीच माँ पापा का कॉल आए तो उन्हें कह देना कि वो शाम वाली ट्रेन लेट हो गई होगी और बिना चार्ज के होने से उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। स्नेहा के हिसाब से उसने प्रिया को अपनी सारी बात बता दी थी, पर सामने से उसे प्रिया की घबराई हुई आवाज़ साथ ही अनगिनत सवाल ही सुनाई देते हैं और इस वक्त स्नेहा उस हालत में नहीं थी कि वो प्रिया से ज़्यादा देर बात कर सके, इसलिए स्नेहा उस बस का खींचा हुआ नंबर साथ ही अभी की अपनी लाइव लोकेशन भेजकर बिना आगे प्रिया की बात सुनकर अपना फ़ोन तुरंत बंद कर देती है। स्नेहा अपना अंदाजा लगा रही थी कि बस ट्रेन के मुकाबले शायद 1 घंटा ही लेट हो सकती है, इसीलिए उसका रात करीब 1 बजे तक देहरादून पहुंचना तय था, इसीलिए अब बिना सोए वो इतना इंतज़ार कर सकती थी। साथ ही बस की रफ्तार से ये भी लग रहा था कि शायद ये समय से पहले ही उसे अपने मंजिल पर ही पहुंचा दे। स्नेहा ने अपना फ़ोन बंद करने से पहले समय देखा था जो रात के 9 बजे दिखा रहा था।
स्नेहा को बस अब कुछ घंटे ही इंतजार करना था। ये ज्यादा आसान तब भी होता तब उसका फोन चार्ज होता और एक मूवी देखकर वो अपना रास्ता खुशी खुशी काट सकती थी, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। ऊपर से रात के सफर में वो बाहर का कुछ भी अच्छे से नहीं देख पा रही थी। तभी स्नेहा देखती है कि उनके बस की सारी लाइट बंद कर दी गई है, जो कि ड्राइवर रात के समय के चलते करा करता था। लेकिन अब स्नेहा यहाँ सोने की भूल कर भी गलती नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे बार बार यही लग रहा था कि उसके बगल वाले की नज़र बस उस पर ही टिकी हुई है और वो शायद उसकी तरफ ही अपने आप को मोड़कर बैठा हुआ था। तभी उनकी बस अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। स्नेहा को लगता है कि शायद यहाँ कोई सवारी उतरेगा, पर काफी समय होने पर भी बस आगे नहीं बढ़ रही थी। करीब आधे घंटे बाद उसी बस में बैठे कुछ लोग ड्राइवर से पूछते हैं कि उसने यहाँ रात में बस क्यों रोक दी। तब ड्राइवर ने जो कहा उसे सुनकर स्नेहा अपना थूक गतक लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पूरा साल इतना बढ़िया गया था, पर ये अंतिम दिन इतना अनलकी कैसे हो सकता है। दरअसल ड्राइवर ने सबको बताया था कि बस के टायर पंचर हो गए हैं और उन्हें जब तक यहाँ उनकी मदद के लिए कोई आ नहीं जाता यही गाड़ी रोकनी होगी। ये सुनकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है, साथ ही ड्राइवर अपनी सीट छोड़कर बाहर ही चले जाता है। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया था कि ड्राइवर अपने लेन से अलग लेन में बस चला रहा था, साथ ही वहां पर और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। जब सभी लोग देखते हैं कि ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं चला, तो जिन लोगों को पास ही जाना था वो बस से उतरने लगते हैं और बाकी लोग और दूसरी बस से जाने के लिए नीचे उतर जाते हैं। स्नेहा की यहाँ पर किस्मत काफ़ी खराब निकलती है कि जितनी औरतों को देखकर वो इस बस में चढ़ी थी वो सभी उतर चुकी है, साथ ही शायद ही कोई उसी की तरह देहरादून जाने वाला होगा, इसीलिए काफ़ी सारे पास जाने वाले लोग बस खाली कर देते हैं। स्नेहा को इस वक्त अपने ऐसे जाने वाले आइडिया पर डर लगता है, साथ ही अब ना वो अपना फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती थी। उधर दूसरी तरफ घबराई हुई प्रिया तुरंत पार्थ के घर के लिए निकल जाती है। वो इतनी घबरा गई थी कि उसे बस किसी भी हालत में पार्थ को सब कुछ बताना था और उसके फ़ोन करने पर बार बार पार्थ का फ़ोन बिजी आ रहा था, इसीलिए प्रिया बिना देरी करे तुरंत पार्थ के घर जाना ही सही समझती है। उधर ध्रुव, जिसे रात तक अपनी कंपनी की मीटिंग और पार्टी करनी थी, उसे आज बार बार स्नेहा के पास जाने की बेचैनी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आज उसका दिल ज़रूरत से ज़्यादा क्यों इतना धड़क रहा है। क्या ये इसलिए है कि आज उसने स्नेह को सुबह से नहीं देखा? ये बात सही था, इतने दिनों में बस आज का ही ऐसा समय था कि ध्रुव स्नेहा को देख नहीं पाया था, इसीलिए उसका दिल अनजाने में ही ध्रुव को स्नेहा के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था। ध्रुव अर्पित से अपनी बाकी बची हुई मीटिंग या पार्टी खुद ही हैंडल करने का बोलकर सीधे अपने घर के लिए निकल लेता है। उसे ये भी लग रहा था कि जरूर उसके बही ने न्यू ईयर की पार्टी में अपने दोस्तों को शामिल किया होगा, इसीलिए अब ध्रुव चाहे बिन बुलाए मेहमान ही क्यों ना कहलाया जाए, पर उसे साल के अंत में स्नेहा को वैसे ही देखना था जैसे ध्रुव कई महीनों से स्नेहा को देखा करता था। ध्रुव घर पर अपने रूम में पहुंचता है तो उसे पार्थ घबराया हुआ इधर से उधर डोलते हुए दिखता है। ध्रुव पार्थ से उसकी हालत की वजह पूछता कि तभी एक मेड उनके रूम में आकर कहती है कि कोई प्रिया नाम की लड़की पार्थ से मिलना चाहती है। पार्थ को इस बात के साथ अपना भाई भी कमरे में दिखाई देता है, पर इस वक्त पार्थ ध्रुव को इग्नोर करके सीधा प्रिया के पास भागता है, जो वहां ठंड में अपने चेहरे पर पसीना लिए खड़ी थी। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितनी जल्दबाजी में यहाँ आई है। और जैसे ही प्रिया को पार्थ सामने से आते हुए दिखता है तो प्रिया उसके पास स्नेहा की कहीं हर बात उसे बिना रुके बता देती है। जहां एक तरफ पार्थ भौचक्का सा प्रिया की सारी बातें सुन रहा, वहीं वो दोनों अपनी हैरानी में ये भी भूल जाते हैं कि ध्रुव, जो पार्थ के अचानक भागने पर उसके पीछे आया था, वो भी उनके पीछे खड़े होकर प्रिया की सारी बातें सुन लेता है। ध्रुव को यकीन नहीं आता कि स्नेहा आज अपने घर भी जाना चाहती थी और अपने ट्रेन से ना जाकर बस से जाने वाली बात छुपाना भी चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर स्नेहा आज बाहर निकली है तो शेरा ने उसे क्यों नहीं बताया। साथ ही स्नेहा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। ध्रुव तुरंत स्नेहा को फ़ोन मिलाता है, पर स्नेहा का नंबर बंद आता है और ध्रुव की बेचैनी बढ़ने लगती है। बेशक उसका दिल इसीलिए स्नेहा से मिलने के लिए तड़प रहा था। ध्रुव को सबसे ज्यादा गुस्सा पार्थ पर आ रहा था, क्योंकि अगर वो जानता था कि स्नेहा अकेले जा रही है तो कम से कम उसे ही बता दिया होता। वो अपने किसी बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज देता या अपने चौपर से खुद ही उसको उसके घर छोड़ आता। ध्रुव सीधा पार्थ और प्रिया की तरफ जाता है और खींचकर एक थप्पड़ पार्थ के गाल पर मार देता है। एक लड़की की सेफ्टी, जिसे पार्थ अपनी बहन मानता था, उसके बारे में बात छुपाना पार्थ की सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए ध्रुव गुस्से से पार्थ को घूरने भी लगता है। पार्थ अपने भाई के गुस्से वाले थप्पड़ पर कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर एक झूठ उन्हें कहां से कहां ले गया।
पार्थ जो कब से स्नेहा के फोन न लगने साथ ही स्नेहा के घर पर ही पता करने पर कि स्नेहा 11 बजे नहीं बल्कि 5 बजे वाली ट्रेन से देहरादून जाने वाली थी उससे परेशान था। ऊपर से अभी प्रिया की बात सुनकर तो उसे स्नेहा की चिंता होने लगती है। ध्रुव को जब ये पता चला था कि किस तरह स्नेहा को चुपचाप उसके घर जाने वाले आइडिया में उसके भाई ने स्नेहा का साथ दिया था तो उसे पार्थ पर बहुत गुस्सा आता है। साथ ही प्रिया की कही ये बात कि स्नेहा की पहली ट्रेन कैंसिल हो गई थी, साथ ही दूसरी ट्रेन में बैठने से पहले ही वो उसके सोने की वजह से छूट गई थी। ये चीज़ ध्रुव के दिल में स्नेहा के लिए फिक्र बढ़ा चुकी थी। ध्रुव जानता था स्नेहा की नींद कैसी है, इसलिए अब वो अपने दिमाग में इतना तक बैठा चुका था कि अगर कभी कर्ण उसको उसके घर छोड़ने नहीं गया तो वो खुद स्नेहा को उसके घर या दिल्ली से दूर लेकर जाएगा, पर कभी भी उसको अकेले नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ तो वो हुआ था जिससे ध्रुव का गुस्सा होना लाजमी था। पार्थ भी अब अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा था। बेशक उसे अंत में कम से कम स्नेहा के जाने की बात कर्ण से ही कर लेनी चाहिए थी, पर वो भी क्या करता। दरअसल कर्ण अपने डैड के साथ अपने कंपनी के एनुअल फंक्शन के लिए सिंगापुर जा चुका था, इसीलिए पार्थ ने उसे ये नहीं बताया कि स्नेहा इस बार अपने घर जाना चाहती है, और खुद वो इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि स्नेहा ने अपने बातों के जाल से उसकी बोलती बंद कर दी थी। अब अगर ये बात पार्थ अपने भाई को बताएगा तो उसके गाल पर दूसरा वैसा ही तमाचा पड़ेगा। पार्थ अपना सिर झुकाए ध्रुव की अगली डांट सुनने के इंतजार में था। तभी ध्रुव सीधा प्रिया के पास आकर पूछता है, प्रिया, आई एम वार्निंग यू, सच सच बताऊं, स्नेहा का इस वक्त अचानक घर जाने के पीछे का क्या कारण है? अगर तुम्हारी बात झूठ हुई और इससे स्नेहा किसी परेशानी में आई तो तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखोगी। ध्रुव ने धमकी प्रिया को स्पॉट लहजे में दी थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में वो रूह कपा देने वाला गुस्सा देखकर प्रिया तोते की तरह वो वजह बता देती है। यानी शेरू को अपने हॉस्टल में छिपाने से लेकर स्नेहा का उसको अपने घर ले जाना। ध्रुव जानता था कि उसका भाई इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा, और कहीं ना कहीं उसे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस तरह अचानक घर जाना जिसमें स्नेहा, प्रिया और पार्थ खुद उसे जाने दे रहे, उसमें कहीं ना कहीं कोई जरूरी बात जरूर होगी, वरना उसका यही भाई खुद स्नेहा के साथ जाने के लिए उसकी भी परमिशन नहीं मांगता। प्रिया को दी उस वार्निंग का असर ये हुआ कि ध्रुव जान गया कि एक छोटी सी पपी को हॉस्टल के रूल से बचाने के लिए स्नेहा को इस तरह अकेले जाने का फैसला लेना पड़ा। साथ ही अपनी ट्रेन छूटने के बाद भी इतनी रात में अकेली सफर करने का ख्याल आया। ध्रुव का प्रिया की बात सुनकर भौहें सिकुड़ जाती है। कैसे उसके नाक के नीचे इतना बड़ा प्लान ये उसके जूनियर बना सकते थे, साथ ही इतने दिनों में उसे कैसे नहीं पता चला। और तो और शेरा जिसे ध्रुव ने स्नेहा को भी सीक्रेटली गार्ड करने के लिए कहा था, वो भी एक हफ्ते में ये नहीं जान पाया। ध्रुव के माथे पर उभरती नीली नसें को देखकर प्रिया तुरंत डर के मारे अपना सिर झुका लेती है। उसे डर था कि कहीं उसके गालों पर अगर ध्रुव सर का थप्पड़ पड़ा तो फिर वो कल जाकर ही उठेगी। वहीं पार्थ जो पहले प्रिया को रोकने के बारे में सोच रहा था, पर अब उसे स्नेहा की चिंता के डर के कारण खुद ये सही लगा कि अब झूठ बोलने से अगर स्नेहा किसी खतरे में निकली तो फिर वो सिर्फ शेरू की नहीं बल्कि स्नेहा को मुसीबत पड़ने में बराबर के भागीदारी होंगे। ध्रुव दोनों को गुस्से से घूरता है, साथ ही अपना फोन निकलकर वो स्नेहा को कॉल मिलाता है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये साफ दिखाई दे रहा था कि इस वक्त अगर यहाँ स्नेहा होती तो जरूर ध्रुव की गुस्सैल नजरों से खुद को बचा नहीं पाती। तभी प्रिया, जिसे अभी पार्थ को ये बताना बाकी था कि स्नेहा बता रही थी कि उसके फोन में बैटरी नहीं है, इसीलिए उसे अपना फोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। असल में इसी बात के डर से प्रिया यहाँ भागी भागी आई थी, और इसी बात को छोड़कर प्रिया अब तक पार्थ को उसके बस से जाने वाली बात बता चुकी थी। प्रिया इस बार बिना ध्रुव के डर के उसे स्नेहा के कहे आखिरी शब्द भी बता देती है, जिसे सुनकर पार्थ और ध्रुव दोनों चौंक जाते हैं। अभी तक पार्थ जो कब से स्नेहा को फोन मिलाने में लगा हुआ था, उसे यही लग रहा था कि शायद ट्रेन में होने के वजह से स्नेहा के फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन पार्थ जब देखता है कि शाम से रात हो चुकी है तो वो स्नेहा के घर पर ही पूछ लेता है कि स्नेहा उसका फोन क्यों नहीं उठा रही, और तभी स्नेहा की मां से उसे पता चला था कि स्नेहा 11 बजे नहीं बल्कि 5 बजे वाली ट्रेन से घर जाने वाली थी। इसीलिए पार्थ स्नेहा के लिए परेशान था। लेकिन अभी प्रिया की बात सुनकर उसे अब स्नेहा की फिक्र इस कदर होने लगी थी कि पार्थ का चेहरा ठंड में भी हल्का पसीने वाला लग रहा था। सभी स्नेहा के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन ध्रुव एकदम शांत हो गया था। कोई नहीं जानता था कि अभी कुछ देर पहले गुस्से वाला ध्रुव इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया। ध्रुव प्रिया के फोन से स्नेहा की लाइव लोकेशन ले लेता है और अर्पित से फोन पर अपना चॉपर रेडी रखने के लिए कहता है। लेकिन अर्पित की कही बात सुनकर ध्रुव अर्पित को ही डांट कर कहता है, मेरा चॉपर बिना मेरी परमिशन के दूसरा कोई क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद ध्रुव कहता है, फैमिली चॉपर अरेंज करो जल्दी। लेकिन यहाँ अर्पित थोड़ा झिझक कर अपनी पूरी बात कहता है, सर, नए साल की पार्टी के लिए छोटे मालिक और मालकिन ने आपका चॉपर लिया है।
आपने कभी मना नहीं करा था, ना ही आप ये पूछते थे कि छोटे मालिक ने आपका चॉपर क्यों लिया है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और फैमिली चॉपर तो बुआ जी और उनके परिवार ने फौरन सेलिब्रेशन के लिए ले लिया है, इसीलिए इस वक्त तो दोनों चॉपर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। दरअसल सिंघानिया परिवार में दो चॉपर थे, एक फैमिली का और एक ध्रुव का, जिसमें अक्सर वो या उसके चाचा चाची ही जाया करते थे और ना कभी ध्रुव उन्हें मना करता था। लेकिन आज इस वक्त किसी भी हाल में जल्द से जल्द स्नेहा के पास जाना था। बाहर से शांत देख रहे ध्रुव के बारे में ये कोई नहीं बता सकता था कि ध्रुव का दिल स्नेहा के लिए कितने जोरों से धड़क रहा है। ये ध्रुव ही जानता था कि ध्रुव किस कदर इस समय स्नेहा को सही सलामत देखने के लिए तड़प रहा था। इससे पहले पार्थ कुछ कहता, ध्रुव तुरंत शेरा जो अब तक वहीं आ गया था उससे कहता है, ब्रिंग माई फास्टेस्ट सुपर कार। ध्रुव का इतना कहना था और पार्थ समझ जाता है कि ध्रुव उस गाड़ी की बात कर रहा है जो अगर चाहे तो बुलेट ट्रेन को भी चुटकी में पीछे कर सकती थी, जिसे ध्रुव ने फॉर्मूला रेस में देखने भर से खरीद लिया था और अब तक उसका इस्तेमाल ध्रुव ने नहीं किया था। बस एक महंगी शोपीस की तरह ध्रुव के गराज और उसके शौक की शोभा बढ़ाती थी। शेरा वहां खड़े लोगों के परेशानी वाले भाव देखकर बिना देरी करे ध्रुव की गाड़ी लेने के लिए निकल जाता है। ये गाड़ी यहाँ नहीं बल्कि ध्रुव के ओल्ड मैंशन में थी, जिसे लाने में उसको करीब 15 मिनट्स के आसपास फास्टेस्ट का के वापसी के चलते लगते, इसीलिए शेरा तुरंत ध्रुव का ऑर्डर मानकर निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद प्रिया का फोन रिंग करता है और उस पर आते नाम को देखकर प्रिया खुशी से बोल पड़ती है, स्नेहा का फोन आ गया। इससे पहले प्रिया स्नेहा का आता फोन उठा भी पाती, ध्रुव तुरंत प्रिया का फोन उससे लेकर अपने कानों में लगा लेता है और स्नेहा की घबराई हुई आवाज सुनकर ध्रुव का दिल धक सा रह जाता है। ध्रुव तुरंत स्नेहा से पूछता है, स्नेहा क्या तुम ठीक हो? तुम उन लोगों से दूर रहो, मैं कुछ देर में ही वहां पहुंच जाऊंगा। तभी स्नेहा बोलती है, ध्रुव सर, आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। ये लोग अच्छे नहीं लग रहे और यहाँ सभी आदमी मुझे ही घूर रहे हैं, पता नहीं हमारा ड्राइवर कहाँ चला गया। तब तक ध्रुव के कानों में उसकी स्पोर्ट्स कार की ड्रिफ्ट की आवाज भी सुनाई देती है और ध्रुव जल्दी से शेरा को बाहर आने के लिए कहता है और प्रिया का फोन लेकर ही वहां से एक धुआं छोड़ते हुए बिजली की रफ्तार से निकल जाता है। पीछे आते पार्थ और प्रिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक ध्रुव सर को क्या हुआ, जबकि स्नेहा के फोन आने से पहले उन्होंने उन लोगों को इतना बता दिया था कि वो शेरा के साथ स्नेहा को खुद उसके घर छोड़ने जाएगा। पार्थ साथ आना चाहता था पर ध्रुव अपनी एक नज़र से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर देता है, जिसका मतलब था कि ध्रुव किसी भी कीमत पर अपने साथ उसको नहीं ले जाने वाला था। पर अभी तो ध्रुव ने शेरा को एक झटके में गाड़ी से बाहर आने के लिए कह दिया और खुद तेज रफ्तार से निकल गया। ध्रुव ने स्नेहा को फोन पर ही रहने के लिए कहा था, साथ ही ध्रुव के गाड़ी की रफ्तार कुछ इस तरह थी कि रास्ते में चलती गाड़ियां को ये लग रहा था कि एक तेज तूफान वहां से गुजर गया हो। ध्रुव जानता था कि आज रास्ते में उसे पुलिस या बैरिकेड मिल सकता है, इसीलिए उसने इसका सारा काम भी अर्पित पर डाल दिया था। ध्रुव के दोनों कान में दो ब्लूटूथ लगे हुए थे, जिनसे वो दो अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा था। जहां एक तरफ वो स्नेहा को परेशान न होने के लिए कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ अर्पित को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि उसकी सपोर्ट कार को आगे कोई भी ना रोके। जो काम अर्पित के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेन पुलिस सब लाइन से हर ट्रैफिक पुलिस बूथ पर सभी को ये इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि कोई भी इस गाड़ी का पीछा ना करे, साथ ही उसके रास्ते में आने पर बाकायदा बाकी ट्रैफिक को खाली करवा दिया जाए। ये अनाउंसमेंट ऐसी थी जैसे अभी अभी देश का सबसे बड़ा मंत्री अचानक वहां आ गया हो और सिंघानिया की पावर उस मंत्री से भी आगे होने के चलते ट्रैफिक पुलिस को ऐसा ही करना पड़ा। रास्ते की रुकावटों को हटाने के बाद ध्रुव सिर्फ स्नेहा से ही बात करने लगता है। ध्रुव का दिमाग उसके ड्राइविंग पर था, लेकिन उसका दिल स्नेहा के पास चला गया था। आज ध्रुव के दिल ने उसके दिमाग को पीछे छोड़ दिया था। उसका दिल आज बगावत कर चुका था। लाख मना करने पर भी आज वो इस बात को झुठला नहीं पा रहा था कि उसके लिए स्नेहा क्या मायने रखती है। पहले वो स्नेहा को डांट लगाने वाला था, पर स्नेहा इस समय किसी मुश्किल में है ये जानकर ध्रुव स्नेहा को बस अपने बाहों में लेकर शांत कराना चाहता था। स्नेहा की हल्की किस्मत उसका साथ दे रही थी, क्योंकि अभी भी उसका फोन 4% पर ही दिखा रहा था। शायद सेविंग मोड का कमाल था या ध्रुव के उसको अपने पास आने की बात सुनकर स्नेहा की किस्मत जाग गई थी। ध्रुव स्नेहा से कहता है कि वो कुछ ही समय में पहुंचने वाला है, इसीलिए वो उस बस में बैठे लोगों से दूर हो जाए, क्योंकि ध्रुव ने स्नेहा के फोन पर ही वहां पर आदमियों की कुछ बात सुन ली थी, जिसे सुनकर ध्रुव अपने दांत पीस लेता है और उसके आंखों में उन लोगों के लिए खून सावर हो जाता है। और वो बात सुनकर तो स्नेहा डर के मारे अपना फोन और शेरू को कस के पकड़ लेती है।
स्नेहा नहीं जानती थी ध्रुव इस वक्त किस रफ्तार से गाड़ी चलाकर उसके पास आ रहा है, और अभी ध्रुव ने जो फोन पर सुना था इसके बाद ध्रुव की कार मैक्सिमम स्पीड टच कर चुकी थी। ध्रुव तो निकल गया था, पर इस बार शेरा क्या ध्रुव के सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके आसपास भी नहीं भटक पा रहे थे। दरअसल आज जब ध्रुव अपने घर से निकला था तो उसके पीछे कुछ गार्ड्स आए थे, लेकिन ध्रुव की कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बीच सफर में ही ध्रुव की कार उनके आंखों से ओझल हो गई। वही ध्रुव को इस बार अपनी नहीं बल्कि स्नेहा की फिक्र सताई जा रही थी। उसका दिल जो तब से इतना बेताब हो रहा था स्नेहा के पास जाने के लिए, अचानक उसे एक अनचाहा डर सताने लगा जब स्नेहा की घबराई हुई आवाज और उसके आसपास के लोगों की कुछ घटिया बातें ध्रुव को सुनाई दे रही थी। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले जब ध्रुव ने स्नेहा का कॉल आने पर प्रिया का फोन छीन लिया था, तब स्नेहा की आवाज के साथ ही ध्रुव को कुछ लड़कों के कमेंट भी सुनाई दे रहे थे। आज ना छोड़ेंगे तुझे, दम दम दमदम, तूने क्या समझा है मुझे। ये गाने की लाइन किसी लड़के के आवाज में ध्रुव को सुनाई दी थी, जो ध्रुव के अंदाजे के हिसाब से स्नेहा के नजदीक से ही आ रही थी। इसी के बाद उनमें से एक बोलता है, मिलेगी मिलेगी सबको मिलेगी, पर पहले कौन जाएगा इसका फैसला अभी करना होगा। इसी को सुनकर ध्रुव बिना किसी की तरफ देखे वहां से स्नेहा की तरफ निकल गया था। दरअसल स्नेहा जो ध्रुव से बेशक हल्की आवाज में कह रही थी कि उसे बहुत डर लग रहा है, वो बिल्कुल सही था। वो कहते हैं ना कि लड़कियों की सिक्स्थ सेंस जब एक्टिव हो जाती है तो उन्हें आने वाले खतरे का एहसास होने लगता है, वही स्नेहा के साथ भी हो रहा था। स्नेहा के बस के काफी लोग उतरकर दूसरे ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन स्नेहा के लिए ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे तो देहरादून जाना था और उसने तो रेलवे स्टेशन पर यही सुना था कि दिल्ली से डायरेक्ट उसे देहरादून की बस मिलेगी और वो कहीं भी रुकती नहीं है। लेकिन जल्दीबाजी में वो ये नहीं देख पाई कि जिस सफ बस में जाने के लिए उसे उस काउंटर वाले भैया ने बताया था, उसने उल्टा उस बस को ले लिया जो हर बीच रास्ते में रुका करती थी। वहीं उस बस में उसके अलावा शायद ही कोई होगा जो देहरादून जाने वाला नजर आ रहा था। कुछ लोग स्नेहा को पलट पलट कर देख रहे थे और कुछ उसके ही सामने गंदे गंदे गाने गा रहे थे, जो एक ही टीजिंग में ही आता है। इसीलिए स्नेहा घबराहट में प्रिया को कॉल लगा लेती है, क्योंकि उस वक्त उसका नन्हा सा दिल बहुत डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। बस में अभी तक ड्राइवर नहीं आया था, शायद टायर सही कराने के लिए वो बहुत दूर निकल गया होगा। इसीलिए अब बस में 11 लोग के आसपास बचे थे और वो सभी स्नेहा की सीट के आसपास वाली सीट पर बैठ गए थे। बार बार यही डर लग रहा था कि यहाँ तो वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, और अगर उसने किसी को बता दिया कि उसके फ़ोन तक में बैटरी नहीं है तो किसी की नीयत बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। स्नेहा को रह रहकर अपनी माँ की सीख याद आ रही थी, जो उसे हमेशा कहा करती थी कि ऐसे अनजान शहर में अकेली नहीं निकलना, साथ ही अपना चेहरा को स्कार्फ से ढक लिया करना। वो बात स्नेहा को आज सही लग रही थी। स्नेहा को अब समझ आ रहा था कि ऐसा कहने में उसकी माँ का सिर्फ ये मानना था कि उनकी बेटी वास्तव में बेहद खूबसूरत है, कहीं किसी की गलत नज़र उस पर ना पड़ जाए। स्नेहा को आज अपनी खूबसूरती पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसे अब लगातार उसके बगल वाले के साथ साथ एक दो लड़के आगे वाली सीट से भी पीछे मुड़कर लगातार ताड़ रहे थे। स्नेहा को खुद पर उनकी घूरती नज़र बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करा चुकी थी। कुछ तो स्नेहा की तरफ देखकर सिगरेट तक पीने लगे थे। शायद कभी कभी इंसान ये भूल जाता है कि अगर किसी लड़की को आपकी नज़र से तकलीफ हो रही है तो अपनी नज़र से उसे अनकंफर्टेबल मत करिए। स्नेहा इसी वक्त ध्रुव से भी इसीलिए बातें करती जा रही थी ताकि किसी को ये ना लगे कि लड़की बिल्कुल अकेली है। लेकिन ध्रुव स्नेहा के डर के पीछे का कारण समझ गया था, साथ ही उसे स्नेहा के लिए बहुत चिंता हो रही थी। स्नेहा ये भी देख पा रही थी कि वो लोग आपस में कुछ इशारे तक करने लगे हैं, और यही खतरा जानकर स्नेहा चीख चीख कर ध्रुव से कहना चाह रही थी कि प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो, कैसे भी चाहे उड़कर मेरे पास आ जाओ, पर आ जाओ। स्नेहा ने यहाँ तक कि अपने शिवजी से भी बोल दिया था कि प्लीज मेरी मदद करो, वरना आज के बाद हमारी दोस्ती क्या मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। स्नेहा जब देखती है कि काफी समय हो चुका है और ना तो ड्राइवर अब तक वापस आया और ना ही उसके अगल बगल बैठे लोगों के गंदे गाने बंद हुए, तो स्नेहा ध्रुव से बात करते करते ही शेरू को अपने एक हाथ में लेती है और फोन पर झटी से कहती है, हाँ पाओ, मैं अभी बस से बाहर निकल रही हूँ। स्नेहा नहीं जानती थी कि ध्रुव को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, और अभी वो यहाँ बस में अकेले बैठे कोई रिस्क भी नहीं ले सकती है, इसीलिए स्नेहा ने फोन पर ही ऐसा झूठ बोल दिया था। स्नेहा बस से नीचे उतर चुकी थी, वहीं उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए, क्या हम ऐसा सुनहरा मौका गंवाने वाले हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि बातों में बहुत समय बर्बाद हो गया, और वो ड्राइवर को यहाँ से भेजने के बाद भी अगर हम आज इतना शहद जैसी मीठा लड़की को चख नहीं पाएंगे तो हमारी सारी ट्रिप बर्बाद हो जाएगी।
ये बात जिसने बोली थी वही था इस बस के मालिक का बेटा मनोज था, जो अपने 10 दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने आया था और स्नेहा के सीट के बगल वाली 2 लोगों के बैठने वाली सीट में बैठा हुआ था। वहीं स्नेहा ने 2 टिकट लिया था, एक अपना और एक शेरू का, इसीलिए स्नेहा पूरे रास्ते बस शेरू के पास ही बैठी होती, लेकिन उस लड़के की नज़र में वो उस समय ही आ गई थी जब स्नेहा ने बस में कदम रखा था। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की अपने सपने में भी नहीं देखी थी। उसका मुंह तो बार बार स्नेहा को देखकर सूखते जा रहा था। इसीलिए जब उसने कंडक्टर को इशारे से पूछा कि ये लड़की कहाँ तक जाएगी, और जब उसे पता चला कि आखिरी स्टॉप यानी जहाँ उसे भी जाना था, तब उसने एक प्लान बनाया और ड्राइवर जो उसके बाप के लिए ही काम करता था उसे अपने दोस्त के द्वारा अपना संदेशा भिजवा दिया। इसीलिए बस पंचर जानबूझकर किया गया था ताकि लोकल सावरिया अपने आप उतर जाए। मनोज ही वो शख्स था जो उल्टे सीधे गाने गाए जा रहा था, साथ ही अपने दोस्तों को कुछ नंबर बताने के लिए गेम खेल रहा था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें किसी की पीठ से कुछ दूर बस अपने हाथों से कुछ नंबर बनाते हैं और जिसकी पीठ होती है वो अपने दोस्तों का जिक्र करता है कि पहले नंबर किसका दूसरा किसका। जब मनोज ये कर रहा था तब तक की बात ध्रुव ने सुनी थी और इसी के बाद उसकी गाड़ी की रफ्तार हवाओं को भी चीरते हुए आगे बढ़ निकली थी, पर स्नेहा के अपना नाम लेने और नीचे आने की बात सुनकर उसके आगे उसे अपने फ़ोन पर एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि स्नेहा के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। वही स्नेहा को इसका एहसास नहीं हुआ था, वो ध्रुव से फ़ोन पर ही हाँ बस उतर गई, हाँ थोड़ा आगे आओ, यही कह रही थी। लेकिन अचानक स्नेहा को एक डर का एहसास तब होता है जब उसे बदले में ध्रुव की एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। स्नेहा ने अभी भी अपना फ़ोन अपने कान में लगाया हुआ था। स्नेहा ध्रुव का नाम कहती है पर सामने से कोई जवाब नहीं आता और स्नेहा समझ जाती है कि जिसका डर था वही हो गया। अब तो वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, ऊपर से अनजाने रास्ते में वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। तभी स्नेहा को अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अरे आप अकेले कहाँ जा रही हैं? आइए हमारे साथ, हम आपको पहुँचा देंगे वहाँ जहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा और हमें भी। इतना कहकर मनोज और उसके साथी घटिया मुस्कान के साथ स्नेहा को देखते हैं। उनकी शक्लों पर उसके लिए हवस छुपाई नहीं छुप रही थी। स्नेहा को इस बार उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए स्नेहा चिल्लाते हुए उन्हें कहती है, मेरा साथी यहाँ आ रहा है और ज़्यादा बकवास मेरे सामने करी तो सीधा जेल में पहुँचा दूंगी। स्नेहा का मासूम चेहरा जिस पर उसका लाल आंखों वाला गुस्सा उनको ऐसा याद दिला रहा था जैसे एक खरगोश यहाँ भेड़िया के झुंड में फंस गया हो। लेकिन स्नेहा की बात का उन पर कोई असर नहीं होता। मनोज का एक साथ मनोज से कहता है, अब इंतज़ार नहीं होता, अभी शुरू करेंगे तो कल तक मेरा नंबर आएगा, क्योंकि तेरा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसीलिए इसकी बातें बंद, काम शुरू करते हैं। मनोज ये सुनता है तो एक शैतानी स्माइल के साथ स्नेहा की तरफ देखकर बोलता है कि शायद ही कल से पहले मैं किसी और का नंबर आने दूं, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, सभी बारी जरूर आएगी। इसको देखकर तो मुझसे अब बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। देखो इसका चेहरा, क्या हमने ऐसे हसीन चेहरा आज से पहले देखा है? तभी सब शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। बेशक उनके हिसाब से उन्हें आज जैकपॉट मिल गया था। स्नेहा की ये बकवास बात सुनकर उसकी तो रूह तक कांप जाती है। बेशक ये लोग उसके साथ गलत करने की ही बात कर रहे थे और वो इस समय किसी से मदद के लिए अपना फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। स्नेहा को आज से पहले कभी इतना डर नहीं लगा, लेकिन आज स्नेहा के आंसू अपने आप निकलने को तैयार थे। जो लड़की आज से पहले हर मुसीबत में खुद को कैसे भी करके निकाल लेती थी, जिसने कभी इतने आंसू नहीं बहाए, वहीं आज उसका उन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। और स्नेहा का यही डरा सहमा लुक उन हैवानों को स्नेहा को पकड़कर जबरदस्ती करने के लिए बुला रहा था। स्नेहा डर इसीलिए भी रही थी क्योंकि यहाँ कोई 1-2 नहीं बल्कि 11 लोग हैं जो देखने में उससे कई ज़्यादा ताकतवर थे, और वो चाहकर भी खुद को बचाने के उपाय सोच नहीं पा रही थी। तभी शायद शेरू भी किसी डेंजर को भाग गया था, इसीलिए हल्की सी भाव की आवाज़ तो वो भी निकाल रहा था, पर अभी शेरू उतना बड़ा नहीं था जो स्नेहा को ऐसे किसी खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भी शेरू अपना भाव करना बंद नहीं कर रहा था। तभी मनोज कहता है, इस पिल्लई की बोलती बंद करो, मुझे इस लड़की की सिसकियां सुननी है। इतना कहकर एक आदमी स्नेहा को पकड़ने के लिए उसके तरफ लपका, लेकिन यही स्नेहा के सामने एक 22-23 साल के आसपास का लड़का आकर खड़े हो गया और उस आदमी के हाथ को मोड़कर 2 लात उसे मारकर दूर कर दिया। डरी हुई स्नेहा देखती है तो अपने सामने उस लड़के को पाती है जो कुछ देर पहले उसके पीछे बैठा हुआ था, या ठीक से याद करने पर उसको याद आता है कि जब वो अपनी सीट पर बैठने लगी थी तब उसने देखा था इस लड़के को अपना सिर उसकी सीट पर सटकर सोते हुए देखा था। साथ ही ये लड़का तो अपना बैग लेकर चला गया था, लेकिन ये दोबारा कैसे आ गया? लेकिन यहाँ अभी ये सब पूछने का समय नहीं था, क्योंकि अब मनोज गुस्से से अपने दोस्तों को कहता है,
इस लड़के को सबके सिखाने के बाद इस लड़की को मुझसे लेना वना भूल जाओ, इस लड़की को मैं किसी और से शेयर नहीं करूंगा। वहीं वो लड़का स्नेहा से कहता है, भागो यहाँ से जल्दी। लेकिन इससे पहले स्नेहा 5 कदम ही भाग पाई थी कि मनोज से उसे पकड़ लिया था। वहीं उसकी मदद करने के लिए आया लड़का 3-4 लड़कों को तो पीट पाया था, लेकिन बाद में कई लड़के उसे बुरी तरह मार मार कर घायल कर रहे थे। स्नेहा मनोज से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती थी, लेकिन मनोज की पकड़ बहुत मजबूत थी। साथ ही स्नेहा उस लड़के के लिए भी परेशान थी, क्योंकि उसे ये सभी गुंडे जैसे दिखने वाले बस में छिपाए हॉकी के बैट से मार रहे थे। कई बार तो उसके सिर में हॉकी स्टिक मारी थी। स्नेहा के आंसू अब रुक नहीं रहे थे, वहीं उसका डर के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो मनोज से कहती है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, प्लीज लीव मी, लीव मी। स्नेहा चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन वो मनोज स्नेह के दोनों गालों को कस के पकड़कर बोलता है, मेरे घर मेरी बहन है, बस मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, बचपन वाले सब टूट गए, इसीलिए तुझे मैं बहन नहीं बल्कि अपने बिस्तर का खिलौना बनाऊंगा। स्नेहा के आंसू और उसकी गिड़गिड़ाती हुई हालत पर भी वहां खड़े किसी इंसान को भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उन्हें अपने सामने ऐसी कमजोर लड़की देखकर अपने आप को मर्द साबित करने का मौका मिल गया था। स्नेहा का एक हाथ मनोज ने पकड़ा था, वहीं स्नेहा ने अपने दूसरे हाथ से शेरू को भी पकड़ा हुआ था, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर भोग था। साथ ही स्नेहा की पकड़ से नीचे उतरकर उन सभी को काटने की कोशिश करना चाह रहा था। आज स्नेहा ने ये देख लिया था कि एक बेजुबान जानवर में इंसानियत होती है और इंसान में हैवानियत। स्नेहा को साथ ही अपनी लाचारी पर भी तरस आ रहा था। स्नेहा रोते रोते भी उस मनोज को मारने की कोशिश कर रही थी, पर यह आदमी ध्रुव नहीं था जिसे स्नेहा हमेशा अपने कराटे से हरा दिया करती थी, बल्कि ये आदमी तो स्नेहा के चलते पैरों को अपने एक ही हाथ से रोककर स्नेहा को ही अपने करीब कर ले रहा था। तभी एकाह की आवाज के साथ स्नेहा की मदद करने के लिए आया शख्स अपना सिर पर हाथ पकड़ा धम्म से नीचे सड़क पर गिर चुका था। स्नेहा ये देखकर और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि अब वो उन भेड़ियों के बीच बिल्कुल अकेली थी। उस लड़के ने काफी देर लड़ाई करी, लेकिन इतने लोगों को बस थका चुका था, लेकिन अचानक पीछे से उसके सिर पर वार होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी उसको पीटने वाले गुंडे कहते हैं, ये लड़का जरूर फाइट करना जानता था, वरना इतनी देर इतने लोगों के बीच टिके रहना आसान नहीं था। अब सभी की नज़र स्नेहा पर ही आ चुकी थी। जिस लेन पर बस ड्राइवर ने बस रोक दी थी, वहां से एक डिवाइडर छोड़कर दूसरे तरफ कुछ देर में गाड़ियां आए जा रही थी, पर इतने लोगों की लड़ाई में पड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। वही कुछ लोगों ने ये भी देख लिया था कि बहुत सारे आदमी एक लड़की को घेर कर खड़े हैं, पर एक तमाशा देखने के बाद वो भी वहां से ऐसे गायब हुए जैसे वो वहां थे ही नहीं। तभी मनोज अपने दोस्त से कहता है, इस पिल्ले को हटाओ, बहुत हुआ, बहुत शोर कर रहा है। स्नेहा गिड़गिड़ाते हुए फिर मनोज से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे माँ पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मैं आपकी बहन जैसी हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। अब तक स्नेहा इतना सारी चीज देखकर इतनी डर गई थी कि उसने जो पहले पुलिस वाली धमकी दी थी वो उसे भी वापस लेने पर आ गई थी। लेकिन तभी एक लड़का आकर एक ही झटके में शेरू को स्नेहा के हाथ से छीन लेता है और तुरंत नीचे गिराकर एक हाथ मार देता है, जिससे शेरू कराता हुआ हल्की हल्की आवाज निकलने लगता है, जिसकी कुछ देर बाद उसकी वो आवाज भी धीमी पड़ जाती है और ये देखकर स्नेहा की सांस ही अटक जाती है। शेरू पर तेज लात का असर था या जोर से नीचे सड़क पर फेंकने का असर कि छोटा सा शेरू की आवाज ही निकलना कम हो जाती है, पर शेरू अभी भी स्नेहा की तरफ ही जाना चाहता था, पर उसका कमजोर छोटा सा शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। शेरू अपने मन में सोचता है कि काश मैं बड़ा होता तो अपने सामने इनको बहुत काट काट कर लहूलुहान कर देता, लेकिन उस बेजुबान की भाषा सिर्फ उसकी नजरों से उसका मालिक ही पढ़ सकता था, जो स्नेहा ने पढ़ भी लिया था। स्नेहा शेरू के पास जाना चाहती थी, उसी के वजह से शेरू की ये हालत हुई थी, पर अब मनोज उसे अपने कंधे पर उठाकर बस के अंदर ही ले जाने लगता है। स्नेहा, बचाओ, कोई प्लीज मुझे बचाओ, कहकर चीख रही थी, पर वहां सिर्फ उन लोगों की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मनोज का एक जिगरी दोस्त जो काफी सिगरेट पी चुका था, वो मनोज से कहता है, अगर मैं भी आज साथ आ जाऊं तो कैसा रहेगा, अब तो मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, बेशक शुरुआत तुम करना खत्म। मनोज जो ये सुनकर मुस्कुराता है और अपने दोस्त से कहता है, मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, चलो इसकी वीडियो बनाना, मेरा चेहरा हटाकर हम इसकी वीडियो काफी रुपए में बेच देंगे और इससे हम अब अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे। मनोज की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल तुरंत मान जाता है और मनोज के पीछे पीछे ही बस के अंदर आ जाता है। वही पीछे खड़े अपने गुंडों को बोलता है कि आसपास ऐसे बिखर जाओ कि किसी को भी यहाँ सुबह से पहले आने मत देना।
बाकी कल से हम इस लड़की की कीमत के हिसाब से तुम्हें बेचेंगे। वो गुंडे मानना तो नहीं चाहते थे क्योंकि इससे पहले तो उन्हें यही लग रहा था कि उनके बॉस मनोज के बाद उनके नंबर के अनुसार उनका चांस आएगा, पर अभी वो बात पलट चुके थे। लेकिन स्नेहा का गोरा रंग देखकर वो अपनी जमीन तक को बेचने के लिए तैयार थे। दरअसल कुछ देर पहले जब राहुल ने शेरू को स्नेहा के हाथ से छीना था तो स्नेहा ने कस के पकड़ लिया था, पर राहुल ने शेरू को स्नेहा से छुड़ाने के साथ ही स्नेहा का पहना हुआ हुडी फाड़ दिया था, जिससे स्नेहा का हुडी के अंदर पहना हुआ स्लीपलेस वॉलन इनर दिखने लगा था। और स्नेहा की गोरे हाथ देखकर सभी को इतना पता चल गया था कि ये लड़की तो बिल्कुल दूध से नहाई हुई है। साथ ही मनोज के पकड़े हुए हाथ से भी लाल निशान उन्हें स्नेहा का शारीर रूई से मुलायम होने का गवाह बता रहे थे, इसीलिए अब वो कुछ भी करके स्नेहा को एक बार पाना चाहते थे। उधर स्नेहा मनोज और राहुल की बात सुनकर जोर जोर से चीखने लगती है और मनोज के कंधे तक पर अपनी जान लगाकर काट भी लेती है। लेकिन मनोज को ये देखकर स्नेहा पर और भी गुस्सा आने लगा था। मनोज अब तक बस के बीचों बीच पहुंच चुका था और अपने कंधे के दर्द के कारण वो तुरंत स्नेहा को नीचे पटकते हुए कहते हैं, बिच, मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैंने पहले सोचा था कि तुझ में जान नहीं होगी, इसलिए सिर्फ आज मुझे ही झेल पाएगी, पर अब लगता है तू आज हम सबको आसानी से झेल लेगी। मनोज अब गुस्से से स्नेहा के बाल खींचते हुए पीछे की बड़ी सीट पर घसीटते हुए ले जा रहा था, लेकिन स्नेहा खुद को रोकने के लिए वही एक सीट को अपने हाथ से पकड़ लेती है और चीखते हुए मनोज से कहती है, क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत से खेल रहे हो? मनोज एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, माँ बहन तो घर पर होती है और अकेली लड़की एक मिठाई की तरह होती है जिस पर चींटियां तो आएगी ही। वैसे भी मेरे घर पर औरत सिर्फ घर में रहने के लिए ही होती है। ऐसी रात में घूमने वाली लड़कियां किसी की बहन नहीं हो सकती। तभी राहुल, जो अपने मुंह में सिगरेट दबाए हुए स्नेहा की बात सुन रहा था, साथ ही ये भी देख रहा था कि मनोज के काफी जोर के बाद भी ये लड़की अपना हाथ उस सीट के पकड़ से नहीं छोड़ रही, तब वो अपनी सिगरेट स्नेहा के नाजुक से हाथ पर रख देता है और स्नेहा एक चीख के साथ अपना हाथ उस पकड़ से छोड़ देती है। स्नेहा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कभी मनोज राहुल से कहता है, अपना फोन निकाल और शुरू कर दे, एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर स्नेहा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ मनोज को दूर करने लगती है, लेकिन मनोज उसके ऊपर आ चुका था। साथ ही स्नेहा के जीन्स के बटन को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बटन उसे नॉर्मल वाले नहीं लगे, इसीलिए वो उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी वीडियो बनाता हुआ राहुल कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा हिल रही है, इसे पहले बांध दो ताकि फिर धीरे धीरे इसके सारे कपड़े उतारे जा सके। ये बात मनोज को भी पसंद आती है क्योंकि मनोज की स्नेहा को पकड़ने के बाद भी स्नेहा खुद को उससे काफी दूर करने में कामयाब हो पाई थी, क्योंकि उसने अपने पैरों को मनोज पर मारना बंद नहीं किया था। मनोज अगर हाथ पकड़ता तो स्नेहा अपने पैर चलाती और अगर पैर पकड़ता तो स्नेहा अपने हाथ से मनोज के चेहरे को नोच लेती। इसीलिए मनोज को स्नेहा पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये जरा सी नाजुक लड़की एक जगह टिक नहीं पा रही थी। राहुल मनोज को छेड़ते हुए कहता है, एक छोटी लड़की को संभाल नहीं पा रहा और बनता मर्द है? हज्जा, अगर तुझे नहीं संभल रही तो मैं इसे काबू कर लेता हूँ, उसके बाद तू आ जाना। अपनी मर्दानगी पर सवाल सुनने के बाद मनोज गुस्से से स्नेहा के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ इतने जोर का था कि स्नेहा का सिर भी एक तरफ घूम जाता है। स्नेहा अपने मन में अपने शिवजी को याद करती है और उन्हें कहती है, आपको हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज मुझे बचाओ। तभी स्नेहा को अचानक ध्रुव की ख्याल आता है। स्नेहा रोती हुई अपने मन में कहती है, ध्रुव सर प्लीज आप आ जाओ, आप कहाँ हो? तभी मनोज राहुल से आगे पड़ी रस्सी लाने के लिए कहता है और राहुल और मनोज स्नेहा के दोनों हाथ और दोनों पैरों 4 सीट से ही बांध देते हैं। स्नेहा अपने आप को बेबस देखकर रोती हुए मनोज से एक बार भीख मांगकर कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ये सुनकर मनोज स्नेहा के शरीर को ऊपर से नीचे देखता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब बहुत देर हो गई है, चलो अब मेरा समय शुरू होता है। तभी अचानक स्नेहा एकदम से शांत हो जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, जिनसे अब उसके आंसुओं का निकलना बंद हो चुका था। तभी स्नेहा एक अचानक से अपनी दोनों आंखें खोलती है, जिनमें देखकर मनोज तुरंत पीछे कदम ले लेता है। राहुल, जो इस वक्त स्नेहा के जीन्स के खुलने का इंतजार कर रहा था, उसे हैरानी होती है कि अचानक मनोज पीछे क्यों हटा। राहुल मनोज से पूछता है, अब क्या हुआ, अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? लेकिन मनोज की शक्ल तो उसे घबराई हुई दिखाई देती है। राहुल उसे थोड़ा हिलाता है, तब मनोज राहुल से कहता है, अचानक मुझे बिजली वाला झटका सा लगा, साथ ही इस लड़की की आंखों को देख। राहुल बिजली वाला झटका वाली बात पचा नहीं पाया था, लेकिन जब वो स्नेहा की लाल धधकती हुई आंखें देखता है तो एक पल के लिए तो वो भी घबराते हुए पीछे हो जाता है।
इस वक्त उन्हें स्नेहा कोई नाजुक लड़की नहीं बल्कि लाल गुस्साए आंखों वाली देवी लग रही थी, जिसके चेहरे को देखकर ही उन्हें एक अनचाहा डर सताने लगा था। स्नेहा की आंखों में देखकर ही उन्हें डर सा लगने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा के अंदर किसी देवी का प्रवेश आ गया हो, जो बस अपने घूरने से ही उन्हें डरा सकती है। तभी उन्हें स्नेहा की आवाज़ सुनाई देती है, तुम सब आज ही अपनी करनी का फल पाओगे, कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। स्नेहा की आवाज़ में अब कोई डर नहीं बल्कि उन्हें अब धमकी सुनाई दे रही थी। इसके बाद स्नेहा उन दोनों को घूरते हुए कहती है, अब तुम्हें उनसे कोई नहीं बचा पाएगा। मनोज और राहुल हैरानी से कभी स्नेहा को देखते हैं तो कभी खुद को। आखिर उन्हें अचानक इस लड़की से अनचाहे डर वाली फीलिंग क्यों आने लगी थी। तभी उनके कानों में एक रौबदार और रूह कपा देने वाली आवाज़ सुनाई पड़ती है, हाउ डरे यू टू टच माई गर्ल। ये आवाज़ सुनकर स्नेहा एक मुस्कान के साथ उस तरफ देखती है और वही चेहरा जिसे उसने कुछ देर पहले याद किया था अपने सामने देखकर एक गहरी सांस लेती है और उसी के साथ उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाती है। वहीं मनोज और राहुल पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी उन्हें अपने आंखों में खून उतरे उन्हें बुरी तरह घूर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव सिंघाना ही था। हाँ, वो आ गया था जिसे शिवजी ने खुद स्नेहा के लिए भेजा था। आखिर अपने भक्त की पुकार पर तो भगवानों को भी उनकी मदद के लिए आना पड़ता है, और यहाँ तो स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड शिवजी कैसे स्नेहा की मदद नहीं करते। ध्रुव वहां पहुंच गया था और अपनी गुस्सैल नजरों से वहां अचंभे में खड़े दो लोगों को घूर रहा था। तभी उसकी नज़र उनमें से एक लड़के के पीछे दोनों हाथ और पैरों से बंदी स्नेहा पर जाती है, जिसका ऐसा हाल देखकर उसके माथे पर नसें उभरने लगती है। वहीं अब उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मनोज फिर पलटकर बेहोश हो चुकी स्नेहा को देखता है। हाँ, कुछ तो हुआ था अभी उसके साथ। आखिर इस लड़की से उसे अपने शरीर में तेज झटका सा क्यों लगा। वहीं इस लड़की की आंखों में उसे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी अनजान शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। मनोज तो अभी भी सदमे में था। वहीं राहुल अपने सामने अनजान शख्स को देखकर गुस्से से कहता है, तू है कौन और यहाँ कैसे आया? अगर ये लड़की चाहिए तो कल अपनी जेब भरे होने के साथ आना, एक सौदे के साथ ये लड़की मिलेगी। अभी हमारी बारी है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद ही हम आगे किसी और को देंगे। राहुल इतना कहकर ध्रुव को बाहर जाने के लिए कहने उसके करीब आया, लेकिन वो ये नहीं देख पाया था कि उसके कहे शब्दों ने कैसे सामने वाले इंसान के रुद्र रूप को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया था। वो अभी ध्रुव के करीब आया ही था कि पीछे खड़ा हुआ मनोज सकपका कर कहता है, तुम कौन हो तुम, और तुमने हमारे आदमियों के साथ क्या किया है? मनोज की घबराई हुई आवाज़ सुनकर राहुल बस की खिड़कियों से पर्दे हटाकर बाहर देखता तो उसकी आंखें बाहर आने को होती है। बाहर सभी के सभी आदमी निढाल से पड़े हुए थे, साथ ही उनके चारों तरफ खून की नदियां सी बह निकली थी। फ्लैशबैक। अब तक वो ये नहीं देख पाए थे कि जिस वक्त वो स्नेहा की खूबसूरती निहारने और उसे बांधने में लगे हुए थे, ठीक उसी वक्त उनके बस के पास एक तेज रफ्तार कार पहुंच चुकी थी। साथ ही उस कार के रुकते ही ध्रुव तुरंत बस के अंदर जाने लगता है। पर तभी वहां पहरा दे रहे सभी लोग एकदम से ध्रुव के सामने आ जाते हैं, जिनमें से कुछ वही बस के पास खड़े थे और कुछ थोड़ा दूर। लेकिन ध्रुव के अचानक कार को उनके तरफ लाने पर सभी वही एक साथ बस के पास खड़े हो जाते हैं और ध्रुव को वहीं रुक जाने के लिए बोलने लगते हैं। ध्रुव, जिसे अब ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो स्नेहा इसी बस में है और उसका एहसास उसे अंदर जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन अपने सामने 9 लोगों को सामने घेरा बनाकर खड़े देखकर ध्रुव अपने हाथ से कड़ा निकाल लेता है। ध्रुव उन लोगों को से कहता है, अगर जिंदगी प्यारी है तो सामने से अभी हटो। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ने लगता है, पर वो सभी गुंडे तुरंत अपनी हॉकी स्टिक्स जो उन्होंने बस से ही सटा कर टेक दी थी अपने हाथों में लेकर कहते हैं, अगर तुम भी उस लड़की के साथ मजे करना चाहते हो तो आखिरी नंबर पर आना, अभी हमारे बॉस मजे करेंगे, फिर उसकी नीलामी होगी और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसे वो मिल जाएगी। लेकिन तू हमारे गैंग का नहीं है, इसलिए हम 9 लोगों के मजे के बाद ही तुझे नीलामी में वो खूबसूरत लड़की मिलेगी जो इस वक्त हमारे बॉस के साथ। इसी के साथ वो आदमी अपने साथियों के साथ हंसने लगता है। लेकिन स्नेहा के बारे में ये सब सुनकर ध्रुव अपने आप को रोक नहीं पाता और उनके हाथों में वो कड़े की पकड़ मजबूत हो जाती है। ध्रुव ने अपने हाथों में तेज हथियार वाला कड़ा पकड़ रखा था जिसमें कई धार वाले ब्लेड्स लगे थे, और ध्रुव बिना देरी करे एक ही कदम आगे बढ़ाकर जिसने अभी नीलामी वाली बात कही थी उसका गला पकड़कर उसके मुंह पर उसे एक बड़ा कट मार देता है। वो कट इतना गहरा था कि उस आदमी की आधी से ज्यादा जुबान भी कट गई थी और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगती है। उसके साथ ही अचानक अपने से ये देखकर ध्रुव की तरफ हैरानी से देखते हैं जो उन्हें अपनी आंखों में अंगारे लिए घूर रहा था। इससे पहले वो ध्रुव पर अटैक करने के लिए बोलते ध्रुव बिना रुके खून की नदियां बहा देता है। इस वक्त ध्रुव का रूप अगर कोई देख लेता तो महाकाल के रुद्र अवतार को याद कर लेता।
ध्रुव का वार इतना तेज था कि चंद ही मिनटों में वहां सभी 9 के 9 लोग जमीन पर धराशायी हो चुके थे। उनमें से कुछ तो बेचारे हॉकी स्टिक भी पकड़ने के लायक नहीं रहे, क्योंकि ध्रुव के पास जो था उसका एक वार ही किसी भी इंसान के अंग तक को काटने की क्षमता रखता था। बस के बाहर से अंदर इसीलिए कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी क्योंकि सर्दियों में सभी खिड़कियां अच्छे से बंद थी। साथ ही मनोज ने पहले ही सभी खिड़कियों पर अच्छे से पर्दे करने के लिए बोल दिया था जब बस पंचर हुई थी, जिसका स्नेहा को कोई आइडिया नहीं था, वरना अनजाने खतरे को भांपकर वो तभी उतर जाती जब वहां कुछ फैमिली वाले लोग थे, क्योंकि उसके बाद उस बस में बस आदमी ही आदमी बचे थे, जो बाद में पता चला कि मनोज के ही गुंडे वाले दोस्त थे। लेकिन बस में बस एक तरफ की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुला रह गया था, जिसमें से मनोज की अचानक से ही उस समय निगाह पड़ गई थी जब राहुल ध्रुव को धमकाते हुए उसके करीब जा रहा था। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव की नज़र इस वक्त बेजान सी पड़ी स्नेहा पर थी, जिसके गोरे हाथ पर एक काला छोटा सा निशान ये बताने के लिए काफी था कि किसी ने वहां पर सिगरेट से उसे जलाया था। साथ ही ध्रुव ने सबसे पहले स्नेहा की हालत देखी, जिससे ये साफ बताया जा सकता था कि स्नेहा ने कितना स्ट्रगल किया होगा कि वो बेहोश तक हो गई। बस ये गनीमत थी कि स्नेहा को अभी ये दोनों छू नहीं पाए थे, लेकिन स्नेहा की ऐसी हालत करने वालों को ध्रुव कैसे आसानी से जाने दे सकता था। अब तक अपने मुंह में सिगरेट दबाए राहुल ध्रुव के करीब आ गया था, लेकिन मनोज की बात सुनकर वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि नीचे एक दो नहीं बल्कि 9 गुंडे जो वास्तव में काफी ताकतवर थे, लेकिन अगर वो नीचे बेहोश पड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने खड़ा आदमी जरूर बहुत ताकतवर होगा। राहुल अभी सोच ही रहा था कि ध्रुव अपनी सर्द आवाज में कहता है, इस लड़की के एक एक आशाओं का हिसाब तुम्हारे शरीर का हर खून का बूंद देगा। तभी राहुल एक नज़र ध्रुव के लाल आंखों पर डालता है तो उसके कदम ही डगमगा जाते हैं। आखिर कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है जिसकी आंखों में भी नहीं देखा जा रहा हो। तभी ध्रुव राहुल के मुंह पर इतने जोर का पंच मारता है कि उसका नीचे का जबड़ा ही अपनी जगह से हिल जाता है, साथ ही उसकी सिगरेट उसके मुंह के अंदर चली जाती है। वो सिगरेट अभी भी गर्म थी, इसीलिए राहुल की घाटी ही जलने लगती है, साथ ही राहुल तड़पने लगता है। लेकिन ये देखकर ध्रुव के आंखों में शांति नहीं दिखाई देती, बल्कि एक और वार वो राहुल के पेट पर मारता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून के साथ साथ वो खून से नहाई हुई सिगरेट भी बाहर आ जाती है और राहुल धम से नीचे गिर पड़ता है। ये ध्रुव के हाथों का कमाल था, जबकि उस कड़े को अभी तक उसने राहुल पर इस्तेमाल ही नहीं किया था, लेकिन ध्रुव अब अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने कड़े से राहुल के सीने पर एक ऐसा वार करता है, जिसके बाद राहुल अपने सीने को पकड़कर ध्रुव से अपनी जान बचाने के लिए बोलने लगता है। राहुल ये तक बोलने लगता है कि इस लड़की को तुम रख लो, वो भी मुफ्त में, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी ध्रुव गुस्से से अपनी तेज तर्रार आवाज में कहता है, तुमने उस इंसान को अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश करी है, साथ ही क्या कहा तुमने मेरा ध्रुव सिंघानिया का क्या बिगाड़ा है। ये लड़की में मेरी यानी ध्रुव सिंघाना की जान बसती है, जिसे तुम सबने इतने हल्के में ले लिया। यू आर आस्किंग अ डेथ विश। इतना कहकर ध्रुव अपने कड़े से राहुल के उसी हाथ को काट देता है जिससे वो ध्रुव के आने से पहले स्नेहा के पैरों को पकड़ा हुआ था। अब तक मनोज की हालत कुत्तों वाली हो गई थी। ध्रुव सिंघाना ये नाम वो ध्रुव सिंघानिया के चक्कर में पड़ गया। इनका तो नाम ही काफी है इस देश में, साथ ही ये भी हर कोई जानता है कि ध्रुव सिंघानिया अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकता है। मनोज को अब स्नेहा की कही वो बात याद आती है, तो क्या ये लड़की ध्रुव सिंघाना से कनेक्टेड थी? अगर वो बस में बैठते ही इतना भी कह देती कि वो ध्रुव सिंघानिया को बहुत अच्छे से जानती है, तो वो क्या पूरी बस उसे सही सलामत घर छोड़कर आती? लेकिन उसने कैसे उस लड़की पर हाथ डालने के बारे में सोचा जिसके लिए ध्रुव सिंघाना खुद यहाँ आया है? मनोज जानता था कि इस आदमी से वो क्या उसका पूरा खानदान भी पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि ध्रुव अगर चाहे तो शहर से एक खानदान तक को वो इस तरह गायब करवा सकता है जैसे उस खानदान का कोई शख्स ही नहीं था इस दुनिया में। साथ ही उसे अब अपने प्लान पर खुद ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने क्या सोचकर आज ये प्लान बनाया, जबकि अगर उसे मजे ही करने थे तो घर पर उसकी पत्नी तो थी ही, साथ ही उसका एक छोटा बेटा भी है। अब क्या ध्रुव सिंघानिया उसके परिवार को छोड़ेगा? मनोज तुरंत ध्रुव के पास आकर उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है और रो रो कर कहने लगता है, मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, वो सभी भी सही सलामत है, आप देख सकते हो। मनोज को अचानक याद आता है कि ये लड़की भी कुछ देर पहले उससे कुछ इसी तरह खुद को छोड़ देने के लिए कह रही थी। आखिर उसने किस इंसान को याद कर लिया था? लेकिन मनोज के इतना कहने के साथ ही ध्रुव मनोज का गला पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम 11 लोगों के सामने भी मेरी स्नेहा ने बहुत प्लीज कहा होगा, खुद को छोड़ देने के लिए कहा होगा, पर तुम में से कोई नहीं रुका होगा।
मैं नहीं मरूंगा, बल्कि तुम 11 लोगों को इसी जन्म में नर्क मिलेगा। 11 बार मरकर तुम इस धरती पर नर्क का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ ध्रुव उसके सीने के उस हिस्से पर वार करता है जहां से कुछ ही दूरी पर मनोज का दिल धड़क रहा था, यानी उसके दिल के करीब जाकर ध्रुव का वार रुका था। लेकिन इतना करने के बाद मनोज तड़पने लगता है। ये ऐसा दर्द था जैसे उसका दिल कभी भी खून की कमी के कारण धड़कना बंद कर देगा। मनोज को एक लात मारकर ध्रुव तुरंत स्नेहा के पास आता है और अब उसकी आंखों में पहले के जैसे नफरत नहीं बल्कि स्नेहा के लिए दर्द था। उसका दिल स्नेहा को इस हाल में बेहोश देखकर रो रहा था। ध्रुव तुरंत स्नेहा के हाथ पैसों की पट्टियों को खोल देता है और स्नेहा को तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। तब जाकर उसका कब से बेचैन दिल को राहत मिली थी। ध्रुव ही जानता था कि आज वो कैसे अपने दिल को संभाल पाया था। उसे मानो ये लगने लगा था कि अगर आज स्नेहा को कुछ हो जाता तो शायद उसका दिल ही धड़कना बंद कर देता। ध्रुव मनोज पर वार करके सीधा स्नेहा के पास चले जाता है, जो इस वक्त वहीं पर बेसुध सी पड़ी थी। साथ ही उसके दोनों हाथ पैरों को रस्सी से बांधा गया था। ध्रुव का स्नेहा की हालत देखकर उन सभी गुंडों को फिर से होश में लाकर दोबारा जान से मारने का मन करता है। ध्रुव तुरंत स्नेहा के दोनों हाथ और पैरों से रस्सी खोल देता है और स्नेहा को अपने गोद में उठाकर तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। तब जाकर उसके तेज धड़कते दिल को सुकून मिला था। ध्रुव ही जानता था कि आज उसे अगर आने में थोड़ी सी भी देरी होती तो शायद स्नेहा के साथ बहुत से भी ज्यादा गलत हो सकता था। तभी ध्रुव की घड़ी में कुछ सिग्नल आता है, जिसे देखकर ध्रुव स्नेहा को अपनी जैकेट पहनाकर उसे अपने गोद में उठाकर बस से नीचे आ जाता है। तभी वहां शेरा भागा भागा आता है और स्नेहा को बॉस के बाहों में देखकर अपना सिर झुका लेता है। वो समझ गया था कि उससे आज बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसके बॉस ने उससे बहुत समय पहले ही स्नेहा को भी अच्छे से गार्ड करने को कहा था, जैसे कि पार्थ को वो करता आया था। लेकिन आज उसकी एक भूल के कारण वो स्नेहा की सुबह से हॉस्टल में ना होने की बात को पता भी नहीं कर पाया। ध्रुव एक नज़र उठाकर शेरा पर डालता है। ध्रुव की वो नज़र ही काफ़ी थी। शेरा अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मानने लगता है। शेरा इतना समझ पाया था कि स्नेहा जो अभी सर के बाहों में है, जरूर उसे सर ने बचा लिया होगा, वरना अगर स्नेहा को कुछ हुआ होता तो वो वहां पर ध्रुव से माफ़ी मांगने के लिए भी जिंदा नहीं होता। शेरा जिसने ध्रुव के जाने के बाद एक सीक्रेट कोड को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे ध्रुव के सभी पर्सनल गार्ड्स कई गाड़ियां लेकर ध्रुव के पीछे पीछे चले गए थे। बेशक उनकी रफ्तार और ध्रुव की स्पोर्ट्स कार की रफ्तार में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी वो वहां पर अपनी गाड़ियां की यूजुअल स्पीड से काफ़ी तेज पहुंच चुके थे। शेरा वहां अकेले नहीं आया था, बल्कि 5 गाड़ियां में ध्रुव के करीब 10 बॉडीगार्ड आए थे, जो ध्रुव से थोड़ा दूर एक लाइन में आकर खड़े हो गए थे। वो सभी अपने फाइटिंग में एक्सपर्ट थे। हर कोई वहां पर एक्सीलेंट फाइटर था, लेकिन उनके सामने 10 लोगों की खून से लिप्त शरीर ये गवाही दे रहा था कि उनका बॉस आखिर चीज क्या है। आखिर वो ध्रुव सिंघाना था, जिसने हर चीज में महारत हासिल कर रखी है। चाहे वो कोई भी फाइट का प्रकार हो, ध्रुव सामने वाले को संभालने तक का मौका नहीं देता था। शेरा अपना सिर झुकाए हुए था कि तभी उसे ध्रुव की सर्द मगर कठोर आवाज सुनाई देती है, इन सभी का इलाज कराओ, कोई भी मरना नहीं चाहिए, ना ही आज के बाद इनके नाम का भी नामो निशान इस देश में दिखना चाहिए। ध्रुव की कही बात सुनकर शेरा कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही वहां खड़े बॉडीगार्ड्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बॉस आखिर अब इन लोगों को इलाज करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जबकि अगर इन्हें कुछ वक्त में इलाज नहीं मिला तो ये सब तो इस दुनिया से प्यारे ही होने वाले थे। ध्रुव अपने बॉडीगार्ड और शेरा के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले भाव देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, इनकी जान को बचाना है ताकि इन्हें 11 बार इसी तरह हदमरा करके नर्क के दर्शन करवा दो। बेशक ऊपर जाकर कहीं इन्हें इनकी करने की कम सजा मिली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भगवान पर, महिलाओं बल्कि अपने पर विश्वास है, इसीलिए आज इन्हें पता चलेगा कि एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। हर बार ये मौत को महसूस करेंगे, कई बार ये खुद के दर्द को कम करने के लिए मरने के लिए भीख भी मांगने, इन्हें मौत आसान लगेंगी पर इन्हें अपना गुनाह 11 बार मरकर चुकाना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर तो शेरा अपना थूक घटक लेता है। उसका बॉस आज किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ध्रुव ने आखिर उन्हें किस तरह मारा होगा कि वो अभी जमीन पर अपने दर्द के कारण तड़प रहे थे। ध्रुव आगे कहता है, और रही बात इनके नामो निशान मिटाने की, आज के बाद इनके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। इनका जन्म इस धरती पर हुआ, पर इनकी मृत्यु कैसे और कब हुई वो कोई नहीं जान पाएगा। ध्रुव पीछे मुड़कर बस की तरफ देखकर कहता है, बर्न दिस बस। इतना कहकर ध्रुव शेरा को वहीं छोड़कर आगे बढ़कर एक एसयूवी के तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी स्पोर्ट्स कार पर जाती है तो उसे वही सीन याद आ जाता है कि कैसे उसे अचानक इस लेन पर अचानक एक इंसिडेंट के थ्रू आना पड़ा, वरना ध्रुव तो दूसरी लेन में होने के चलते काफ़ी आगे निकल जाता। फ्लैशबैक।
ध्रुव जब अपनी गाड़ी चला रहा था तब उसने स्नेहा की बस इतनी बात सुनी थी कि वो उसकी को वहां जल्दी आने के लिए बुला रही है, जैसे कोई एक झूठ चलते ये बताना चाह रहा हो कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसका साथी बस आने वाला है। लेकिन इसके बाद ध्रुव स्नेहा का नाम ही लेता रह गया था, पर सामने से अब एक आवाज नहीं आ रही थी और जैसे ही ध्रुव प्रिया का फोन देखता है तो वहां स्नेहा का फोन कटा हुआ दिखा रहा था। इसके बाद ध्रुव को बस किसी भी हालत में स्नेहा के पास पहुंचना था, लेकिन अब ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्नेहा की लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा। साथ ही उस रास्ते से ही दो अलग अलग लेन भी थी, लेकिन बीच वाली लेन के अलावा एक साइड वाली लेन पर काफी अंधेरा सा नजर आ रहा था। इसीलिए ध्रुव को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी आने लगा था कि आखिर उसे पता कैसे चलेगा कि वो सही रास्ते जा भी रहा है कि नहीं। ध्रुव ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर रखी थी, साथ ही उसके दिमाग में स्नेहा के पास जल्द से जल्द पहुंचने के बारे में चल रहा था कि तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने से उसकी तरफ ही आ रही थी और ध्रुव के एक दो बार हॉर्न मरने पर भी वो सामने से एक तरफ नहीं खिसक रही थी। इसीलिए ध्रुव को तुरंत अपनी जगह से अपने बाईं तरफ अपनी कार को मोड़ना पड़ा, जिससे वो उसी लेन पर आ गया था जिस लेन पर बस कुछ ही दूर पर उसे एक बस हल्की पर नजर आने लगी थी। यूं अचानक एक तरफ तेज रफ्तार कार को मोड़ने से बीच में एक डिवाइडर से कार टकराते टकराते बचती है, पर हल्का सा झटका तो ध्रुव को भी लगता है, जिसके ही वजह से ध्रुव की नज़र बस पर जाती है। वरना मनोज ने बस को कुछ इस तरह पार्क करवा दिया था कि अगर कोई नज़दीक से नहीं देखेगा तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ एक टूरिस्ट बस खड़ी है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और अब तेज रफ्तार के साथ ध्रुव अपनी कार को और बाईं तरफ ले जाकर उस बस के आसपास इधर उधर मंडराते लोगों की तरफ कर देता है। और अचानक कार में ब्रेक लगाने के वजह से दो तीन लोग तो बिना कुछ करे ही नीचे जमीन पर गिर चुके थे। साथ ही ध्रुव की कार से भी बहुत धुआं निकलने लगा था। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव उस रॉन्ग डायरेक्शन से आने वाली कार को थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि वो अगर उस वक्त उसके सामने नहीं आती तो ध्रुव तो उसी लेन से काफी आगे निकल जाता और उसका ध्यान कभी भी एक साइड पर किसी अंधेरे में खड़ी बस पर जाता और शायद आज स्नेहा को सही सलामत भी नहीं देख पाता। ध्रुव इस बात से अनजान था कि स्नेहा की मदद के ही लिए उसके शिवजी ने उसे यहाँ भेजा था, या ये कहा जाए कि उसे किसी भी तरह यहाँ पर लाया गया था। स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड शिवजी कैसे अपने भक्त और अपने दोस्त की मदद नहीं करते, बल्कि अचानक से आई गाड़ी जो ध्रुव देख नहीं पाया था, लेकिन वो सिर्फ ध्रुव की नज़र का धोखा था। वास्तव में वहाँ कोई गाड़ी ही नहीं थी। साथ ही स्नेहा के अंदर से जो कर्द सा मनोज को निकला था वो उसके अंदर शिवजी का चमत्कारी ही था। जितने भोले शिवजी है उतने ही रौद्र उनका गुस्सा वाला रूप भी है जो आज ध्रुव ने दिखाया था। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ध्रुव अपनी कार को देखकर एक गहरी सांस लेता है। बेशक इस समय उसकी कार को मैकेनिक की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही ध्रुव अब स्नेहा को वापस देहरादून ले जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। ध्रुव के मन में यही चल रहा था कि शायद आज के हादसे के वजह से स्नेहा अपने अंदर कुछ दबा कर ना रखने लगे। इसीलिए अभी स्नेहा को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है किसी अपने के भरोसे का साथ। तभी एक बॉडीगार्ड कुछ दूर पड़े एक छोटे से कुत्ते के पिल्लई की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से पूछता है, बॉस वहां पर एक आदमी और एक कुत्ते का पिल्ला पड़ा हुआ है, क्या हमें इन्हें भी इलाज करवाना है? तभी ध्रुव को याद आता है कि यही कुत्ते के पिल्लई के वजह से स्नेहा ने आज अपनी जिंदगी में इतना झूठ बोला, साथ ही अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क भी लिया। ध्रुव को उस पिल्लई पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन स्नेहा के मासूम चेहरे को देखकर वो अपने आप को शांत कर चुका था। वो स्नेहा से जुड़ी किसी चीज को कुछ होने नहीं दे सकता था। तभी ध्रुव उस बॉडीगार्ड से कहता है, सेव दैट मैन एंड डोंट लेट एनीथिंग हैपन टू दैट स्मॉल डॉग। ध्रुव को याद था कि उसने उस इंसान को नहीं मारा था, इसीलिए उसे यही लगा कि शायद इस इंसान ने स्नेहा की मदद करने की कोशिश करी होगी, इसीलिए उसे वहां इतने बुरे तरीके से मारकर छोड़ दिया था। अपना ऑर्डर देने के बाद ध्रुव इस बार अपने बॉडीगार्ड की लाई गई गाड़ी में ही बैठ जाता है और ड्राइवर से अपने पास के 5 स्टार होटल ले जाने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद ध्रुव वहीं करीब 15 मिनट के दूरी पर ही बने अपने 5 स्टार होटल के अंदर की स्वीट में था। ध्रुव ने स्नेहा को उसी बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया था। ध्रुव देख रहा था कि स्नेहा शायद थकान की वजह से सो गई है, इसीलिए अपनी जैकेट को उतार कर ध्रुव ने स्नेहा के शरीर पर रस्सी के निशानों और उसके सिगरेट से जले निशान पर ऑइंटमेंट लगा दिया था। स्नेहा के गोरे हाथ पर वो जला हुआ निशान देखकर ध्रुव का दिल में दर्द होने लगा था। कितना सहा था स्नेहा ने। साथ ही ध्रुव का हाथ जब स्नेहा के गाल पर गया तो उस पर एक तेज थप्पड़ के निशान साफ साफ उभरते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि स्नेहा को कितनी जोर से थप्पड़ मारा गया होगा और उसके आंखों में शायद रोने की वजह से हल्की सूजन भी दिखाई दे रही थी।
पहली बार ध्रुव को स्नेहा को इस कदर देखकर खुद अपने सीने पर हाथ रखना पड़ा ताकि वो अपने दिल को शांत करा सके। ध्रुव स्नेहा के चेहरे पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा की आंखों पर किस करते हुए धीरे से कहने लगा, आई एम सॉरी माय चुहिया, तुम्हें आज इतना कुछ देखना पड़ा सिर्फ इसी डर से कि मैं तुम्हारे उस पपी को बाहर निकलवा दूंगा। तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा देता? मैं तो अब तुम्हें कि हाय अपनी जिंदगी से जाने ना दूं। कॉलेज से निकलवाना तो बहुत दूर की बात है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास बन गई। आज तक ध्रुव सिंघानिया अपने बनाए रूल्स को नहीं तोड़ा, पर तुम्हारे लिए मैं खुद को बदल सकता हूँ। ये रूल्स क्या चीज है? मेरी छोटी सी चुहिया, मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने का वचन लिया है और अपने मारते दम तक उसे मैं निभाऊंगा। इतना कहकर ध्रुव ने स्नेहा के माथे पर हल्के से किस किया और स्नेहा के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालकर वो उसी स्वीट की बालकनी में आकर किसी को कॉल मिलाने लगा। कॉल के दूसरे तरफ के इंसान को यकीन नहीं हुआ कि ध्रुव ने आखिर ये क्यों कहा कि स्नेहा आज नहीं आ पाएगी। लेकिन ध्रुव सामने वाले इंसान को डांट लगाकर कुछ ऐसा कहता है कि उसे ना चाहकर भी ध्रुव की बात को मानना पड़ता है। इसके बाद ध्रुव स्नेहा के पापा का नंबर शेरा से उसके पास भेजने के लिए कहता है। ध्रुव ने अपने बॉडीगार्ड से वहां कुछ दूर पड़े कुत्ते के पिल्लई के साथ साथ एक आदमी का भी इलाज करवाने के लिए बोल दिया था। साथ ही उस पपी के इलाज में कोई ढील ना हो इसका ध्यान भी रखने के लिए बोल दिया था। इसके बाद ध्रुव स्नेहा को लेकर वहीं के पास अपने एक 5 स्टार के होटल की स्वीट में लेकर आ गया था। अभी स्नेहा के लिए किसी भी कीमत पर अपने घर जाना सही नहीं होता, इसलिए ध्रुव उसे वहीं रात भर आराम करने के लिए ले आया था। साथ ही उसके दिखाई दे रहे घावों पर भी उसने ऑइंटमेंट लगा दिया था। ध्रुव के दिमाग में अचानक कुछ जरूरी याद आता है और वो था अपना फोन देखना, जिस पर एक नज़र देखने पर ही समझ गया था कि उसका छोटा भाई था जो उसे कब से कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन उसने एक बार भी अपने फोन की तरफ भी नहीं देखा। वहीं ध्रुव के पॉकेट में प्रिया का भी फोन था, जिसे देखकर उसे याद आ गया कि इस वक्त स्नेहा ने अनजाने में जो झूठ बोलकर गलती कर दी है उसे सही करना। वो नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप जो अभी स्नेहा के आने की राह देख रहे होंगे और स्नेहा का नंबर नहीं लग रहा होगा तो उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। ध्रुव खुद अपने आप को कुछ देर पहले इमेजिन कर सकता था। जब उसे ये एहसास हुआ था कि स्नेहा किसी बड़े खतरे में पड़ सकती है तो ये तो उसके माँ बाप है, उन्हें स्नेहा की कितनी फिक्र होगी। ध्रुव एक नज़र बिस्तर पर मासूमियत के साथ सोती हुई स्नेहा पर डालता है, जिसने आज कितने लोगों को परेशान कर दिया था। वो स्नेहा की झूठ बोलने वाली गलती पर एक डांट लगाना चाहता था, पर जब उसे याद आता है कि उसे स्नेहा किस हालत में मिली थी तो वो अपना गुस्सा स्नेहा पर से हटा देता है। इस वक्त उसने सबसे पहले पार्थ को कॉल बैक किया, जिसे पार्थ ने लपक कर उठा लिया। इसका मतलब यही था कि पार्थ अपने फ़ोन को ही अपने हाथ में लेकर बैठा था और अपने भाई की कॉल रिंग बजने से पहले ही पार्थ बोल पड़ता है, भाई प्लीज़ बताओ क्या स्नेहा ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ भाई, आपने मुझे यहाँ से बाहर क्यों निकलने से मना कर दिया है? मुझे बस एक बार स्नेहा से बात करनी है। ध्रुव पार्थ बेचैनी को समझ पा रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उसे भी स्नेहा किसी खतरे में होने का आभास हुआ था तो उसे भी ऐसी ही बेचैनी हुई थी। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपने भाई को स्नेहा के साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था वो सब बता देता है। अब छुपाने का कुछ नहीं बनता था। बेशक ध्रुव चाहता था कि आज के इंसिडेंट से पार्थ भी ये सबक ले कि उसके आसपास के लोगों की सेफ्टी कितनी जरूरी है और सिर्फ भाई कहने पर ही नहीं बल्कि भाई वाले फर्ज भी निभाए। इसी के साथ आगे पार्थ कभी भी स्नेहा की सेफ्टी को लेकर अब कोई झूठ ना बोले, इसीलिए ध्रुव पार्थ से कुछ नहीं छुपाता। लेकिन ध्रुव ने जो भी आज हुआ उसे गुस्से से पार्थ को बताया था, क्योंकि अभी भी ध्रुव को बार बार वही सीन जिसमें स्नेहा को कैसे वो सभी लोग जबरदस्ती कर सकते थे अगर वो समय पर नहीं पहुंचता, यही याद आ रहा था। वहीं पार्थ की तो ध्रुव की बात सुनकर आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो अपने हाथ में फोन पकड़ा किसी बुत बने होकर ध्रुव की बात सुन रहा था। रह रहकर उसे अब स्नेहा को अकेले जाने देने और अपने भाई से स्नेहा के जाने की बात छुपाने पर खुद की ही गलती लगने लगी थी। वो जो स्नेहा को अपनी बहन मानता था कैसे अपनी बहन को लेकर लापरवाह हो गया, जबकि उसने आरती जी से पहले ही कहा था कि अब उन्हें अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से स्नेहा की जिम्मेदारी उसकी होगी। पार्थ को अब एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कम से कम वो स्नेहा के जाने के बारे में कर्ण को तो बता ही सकते थे, जिसने हमेशा ये कहा था कि वो कभी भी स्नेहा को अकेले कहीं नहीं जाने देगा, बल्कि जब भी स्नेहा अपने घर जाया करेगी वो एक बड़े भाई की तरह उसे घर पहुंचाकर और वापस लेकर आएगा। और एक तरफ वो था जिसने बस अपने भाई के डर से इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। वो स्नेहा को ट्रैक तक नहीं कर पाया, ना ही किसी ने रात तक इतना पता लगाया कि स्नेहा की ट्रेन अगर 11 बजे कैंसिल हो गई थी तो वो अब तक क्या कर रही थी और कहाँ थी।
पार्थ रोआ सा होकर अपने भाई से कहता है, भाई मेरी गलती है, मैं अपनी बहन को लेकर लापरवाही कर गया। उधर ध्रुव नहीं जानता था कि उसकी बात सिर्फ पार्थ ने नहीं बल्कि प्रिया जो तब से अपने हॉस्टल नहीं गई थी उसने भी सुन ली थी, जो ध्रुव की बात सुनकर रोने लगी। साथ ही पार्थ के फोन जो लाउडस्पीकर पर था उस पर ध्रुव से कहने लगी, सर क्या स्नेहा ठीक है, प्लीज आप मेरी बात उससे करवा दीजिए। हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी शेरू को हॉस्टल में छिपाने में, लेकिन ऐसा कुछ स्नेहा के साथ हो जाएगा ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया इतना कहकर और रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी आवाज तक ध्रुव को उखड़ उखड़ के सुनाई दे रही थी। ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा और प्रिया वाकई में आज अपना इतना बड़ा लेसन ले चुकी है, इसीलिए अब इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। पार्थ प्रिया की हालत देखता है तो उसके पीठ को थपकियां देकर उसे पानी पीने के लिए देता है। ध्रुव भी फोन पर समझ गया था कि प्रिया शायद ज्यादा स्नेहा की फिक्र में परेशान हो रही है, इसीलिए अब वो थोड़ा नर्म होकर उसे कहता है, प्रिया अभी स्नेहा ठीक है और शायद थके होने की वजह से सो गई है, इसलिए मैं अभी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कल सुबह ही मैं उसे लेकर आऊंगा। थोड़ा रुककर ध्रुव कहता है, आगे से कोई भी बात हो मुझसे कहने से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अंकल आंटी को स्नेहा के घर न आने के बारे में बता दूंगा। साथ ही अगर तुम और स्नेहा अपने घर जाना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, पर आज के बाद बिना बताए और झूठ बोले कभी ऐसा कदम मत उठाना। ध्रुव ने इस बार प्रिया को इतनी शांति से समझाया जैसे कोई बड़ा भाई समझाता है, और प्रिया एक अच्छे बच्चे की तरह ध्रुव की बात पर अपना सिर हिला और ठीक है कहकर मान रही थी। इसके बाद ध्रुव कहता है, तुम्हारा फोन मेरे ही पास है, इसीलिए अगर किसी से बात करनी हो तो पार्थ के फोन से कर लेना। और ध्रुव को याद आता है जब उसने स्नेहा के मुंह से ही मजाक मजाक में सुना था कि प्रिया अकेले सोने से डरती है, घर की मेड को फोन देने के लिए कहता है। तभी पार्थ अपने घर की सबसे पुरानी मेड को बुलाता है और उससे ध्रुव कहता है, प्रिया के वहीं रुकने का इंतजाम करो और इन दोनों को अच्छे से डिनर करा देना। ध्रुव की बात सुनकर प्रिया हैरानी से पार्थ की तरफ देखती है। बेशक वो ये तो भूल ही गई थी कि उसको अपने हॉस्टल जाना था, लेकिन वहाँ वो अकेले कैसे रहती ये तो उसने सोचा नहीं। वो इस मामले में स्नेहा की तरह नहीं थी, उसे अकेले सोने में डर लगता है, उसे बस यही चाहिए होता था कि उसके आसपास कोई रहे। डरपोक प्रिया तो अभी अपने बारे में भूल ही गई थी, लेकिन ध्रुव सर ने उसे अपने घर में ही रुकने के लिए बोल दिया था, जिससे वो हैरान भी थी और वो मना भी करना चाहती थी। वो कैसे यहाँ रुक सकती थी? बेशक वो अपने रूम में जाकर पूरी रात जगती, पर यहाँ सोने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले प्रिया ध्रुव को मना करती, ध्रुव ही बोल पड़ता है, प्रिया रात में अगर स्नेहा को तुमसे बात करने का मन हुआ तो वो कैसे कर पाएगी, इसलिए तुम आराम से वहीं रुको और अगर कोई परेशान करे तो मेड से कहकर मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर ध्रुव फोन काट देता है और प्रिया परेशान करने वाली बात पर पार्थ को देखती है, जो खुद उसे ऐसे घूर रहा था कि पूछना चाह रहा हो कि उसने कब किसी को आज तक परेशान किया है जो वो इतना बदनाम है अपने भाई की नज़र में। इसके बपया की मात्रा ददी ध्रुव बिना देर किए स्नेहा के पापा को कॉल मिला लेता है, जो उसे प्रिया के फ़ोन से ही मिल गया था, क्योंकि प्रिया बेचारी अपने फ़ोन पर कभी लॉक लगाती ही नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके फ़ोन को खोलने वाला एक ही सदस्य है और वो है वो खुद। उधर प्रिया के इस अनलॉक फोन को देखकर ध्रुव अपना सिर झटक देता है। वो कैसे भूल गया था कि उसके साथ के ये जूनियर बस देखने में समझदार लगते हैं, बल्कि है सभी के सभी फूल्स, तभी तो अभी से उनका गैंग भी बन गया है और पार्थ की संगति का असर तो उन सब में भी होगा। इसीलिए ध्रुव अब बिना देरी करे प्रिया के फोन से स्नेहा के पापा का नंबर निकालकर अपने फोन से मिलाता है और 1 घंटी जाने के बाद सुरेश जी की आवाज आती है। इसके बाद ध्रुव अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह देता है, अंकल अगर आपको याद हो तो मैं आपके घर आया था, आंटी के हाथों का खाना भी खाया था, साथ ही ऊपर वाले कमरे में भी स्वयं था। मैं वही आपके बड़े बेटे का दोस्त और छोटे बेटे का बड़ा भाई ध्रुव सिंघाना हूँ। सुरेश जी पहले ध्रुव के कहे सभी शब्दों से याद कर रहे थे कि ये लड़का आखिर है कौन जो उनके घर और इतने करीब भी आ चुका थे। अपने बड़े बेटे यानी कर्ल मल्होत्रा और छोटे यानी पार्थ सिंघानिया को याद करने के बाद सुरेश जी को याद आता है कि उनके बच्चों के साथ डीएमटे ध्रुव सिंघाना भी आया था। सुरेश जी ध्रुव का इंट्रोडक्शन सुनकर अपने मन में कहते हैं, बेटा अगर तुम बस अपना नाम ही बता देते तो मैं तब भी शौक में ही रहता कि आखिर ध्रुव भी उसे क्यों कॉल कर रहे हैं। ध्रुव सिंघाना का नाम उन्होंने क्या पूरे देश ने सुना था, इसलिए सुरेश जी ध्रुव को एक लड़के के रूप में नहीं बल्कि बहुत सफल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं, जो इस वक्त सबसे कामयाब यंग एंटरप्रेन्योर में आता है। वही ध्रुव ये नहीं चाहता था कि स्नेहा के पापा उसको कोई बड़ा आदमी समझे और बात करने में झिझक, जैसे जब वो स्नेहा के घर गया था तो सुरेश जी उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई भगवान हो, और वही कर्ण और पार्थ को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य ही मान लिया था। इसीलिए वो अपनी करीबी उनको बताने के बाद ही अपनी बात करना चाहता था। ध्रुव की कही बातों के बाद सुरेश जी आखिरकार बोल ही देते हैं,
हाँ बेटा, मुझे याद है तुम कर्ण के दोस्त हो और पार्थ के भाई भी। बताओ बेटा, आज अचानक कॉल क्या हुआ, क्या कोई बात है? ध्रुव को सुरेश जी बात सुनकर थोड़ी शांति मिलती है, इसीलिए अब वो अपने फोन करने का कारण बता देता है। अंकल, स्नेहा की ट्रेन छूट गई थी, इसीलिए वो आज नहीं आ पाएगी और उसके फ़ोन में कुछ समस्या आ गई थी, इसीलिए वो आपको बता नहीं पाए। लेकिन वो अब देहरादून नहीं बल्कि दिल्ली में ही है और अब वो अकेले नहीं बल्कि अपने भाइयों के साथ ही आएगी, या उसे मैं लेकर आऊँगा, पर अकेले नहीं। सुरेश जी हैरानी के साथ कहते हैं, क्या? पर बेटा, वो तो ट्रेन में बैठ गई थी। जिसे सुनकर ध्रुव हल्के गुस्से से आराम से सोती हुई स्नेहा को देखता है और अपने मन में सोचता, चुहिया या दरे, आज के बाद तुमने फिर कभी झूठ बोला। लेकिन उसे स्नेहा के खातिर खुद सुरेश जी से थोड़ा झूठ बोलना पड़ रहा था। ध्रुव जिसे खुद झूठ से साफ तौर पर नफरत थी, लेकिन स्नेहा के लिए वो आज पहली बार किसी के सामने झूठ बोल रहा था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर सुरेश जी से बोलता है, अंकल, जब उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो उसने किसी से फ़ोन करवा दिया था, इसीलिए अब उसे हम यही ले आए हैं। अभी उसका फ़ोन खराब है, इसीलिए कल सुबह आप उससे बात कर लीजिए। अभी रात हो गई है और शायद प्रिया और स्नेहा सो गई होगी। सुरेश जी भी अब ध्रुव की बात पर कन्विंस हो गए थे, इसीलिए ध्रुव की बात मान गए थे। अब उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनकी बेटी अब तक फ़ोन यूं ही उठा रही थी। सुरेश जी एक गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहते हैं, बेटा, अच्छा हुआ तुमने स्नेहा की जानकारी दे दी, वरना हमारी चिंता बढ़ती रहती। साथ ही स्नेहा का फ़ोन नहीं लगने पर तो हम और परेशान होते। एक बात की तसल्ली उन्हें हो गई थी कि अगर आज स्नेहा आती तो खराब फ़ोन होने की वजह से वो कैसे उनसे बात कर पाती। वही ध्रुव थोड़ी देर बाद स्नेहा को अपने बाहों में लेकर लेटते हुए कहता है, For you and only you my चूहिया, I can even change myself। तभी ध्रुव अपने आप ही एक धुन गुनगुनाने लगता है, हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने एलजी, जब से जाना तुझे तेरे और चलने लगे। ध्रुव स्नेहा के पापा से बात करने के बाद स्नेहा के बेड पर आकर लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि कैसे वो इस छोटी सी चुहिया के लिए अपने ही बनाए रूल्स तक तो तोड़ने से पीछे नहीं हटता। ध्रुव स्नेहा के चेहरे पर हाथ सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, आज तक ध्रुव सिंघानिया को डराने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, पर आज तुम्हें मुसीबत में होने के ख्याल से ही मैं बहुत डर गया था। स्नेहा, तुम्हारी मासूमियत मुझे पसंद है, पर मैं इसे कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दे सकता। लगता है अब मुझे तुम्हारे साथ। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा के प्यारे चेहरे को देखता है। यू विल बी स्ट्रॉन्गर। ध्रुव अपना एक हाथ अपने सिर पर और दूसरा स्नेहा के चेहरे पर सहलाते हुए कह रहा है, स्टूपर लड़की, आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरे बस में होता तो कहीं से सुपर पावर लेकर जल्दी से तुम्हारे पास आ जाता और तुम्हारे आंखों से एक कतरा भी आंसू बहने नहीं देता। ध्रुव अपने मन में कहता है, मैं नहीं जानता था कि जिस चीज़ से मैं आज तक खुद को दूर रखते आया था, आज वही चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। ध्रुव को तभी अपने डिडू की कही बात याद आती है, जब ऊपर वाला हमसे किसी एक खास इंसान को लेता है तो उसके बदले का एक इंसान जरूर देता है। तभी ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर डिडू ने अपने बदले तुम्हें मेरे पास भेज दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे अब भगवान ही क्यों ना चाहे। ध्रुव देख ही रहा था कि स्नेहा की आंखें अभी भी थोड़ी सूजी हुई लग रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि स्नेहा उस वक्त कितना रोई होगी जब मनोज और उसके गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने की बात कर रहे होंगे। और छोटी सी स्नेहा उन सभी लोगों के सामने क्या ही कर पाती। ध्रुव धीरे से स्नेहा के चेहरे की तरफ झुकता है और स्नेहा के दोनों आंखों पर हल्के से अपने होंठ रख देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने होंठ स्नेहा के चेहरे से दूर करता है, अचानक उसकी नज़र स्नेहा के चेहरे पर जाती है और उसके चेहरे की हालत देखकर ध्रुव तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और स्नेहा को उठाने की कोशिश करता है। ध्रुव स्नेहा का चेहरा देखता है, जहां पूरे चेहरे पर उसे पसीना दिखने लगता है, जबकि आज 31 दिसंबर की ठंड वाली रात थी, लेकिन स्नेहा का पूरा शरीर घबराने की वजह से अकड़ रहा था। ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा शायद बुरा सपना देख रही है, इसीलिए वो अभी पैनिक करने लगी है, इसीलिए ध्रुव स्नेहा को थपकी देखकर उठाने की कोशिश करता है। वही स्नेहा जो इस वक्त अपने एक बुरे ख्वाब में थी, जहां पर उसे अपने सामने मनोज दिखाई देता है। वही मनोज जो स्नेहा को अपने नीचे छटपटाते हुए देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था, साथ ही उसके पीछे खड़ा राहुल उसकी वीडियो बना रहा था, साथ ही मनोज से कह रहा था कि इस लड़की के कपड़े फाड़ डालो, अगर इसका एमएमएस बन गया तो हमें बहुत पैसे कमा लेंगे, साथ ही हमें इसी के वीडियो को दिखाकर बहुत सारे क्लाइंट्स भी लेकर आ जाएंगे। स्नेहा रोती हुई उनसे भीख मांग रही थी कि वो उसको छोड़ दे, आखिर उसने उनका क्या बिगाड़ा है, पर वो दोनों नहीं सुनते। साथ ही उन्होंने नीचे खड़े अपने 9 लोगों को भी बारी बारी अपने चांस लेने के लिए आने के लिए कह दिया था। तभी स्नेहा अपने सामने वो सब देखती है और उन सभी हंसी और अपने ऊपर उनकी नज़रें देखकर कांपने लगती है।
वहीं मनोज स्नेहा के शरीर के एक एक करके सभी कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ बारी बारी सभी उसके तरफ झुकने लगते हैं। स्नेहा का पूरा शरीर कांपने लगा था, साथ ही वो अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़प रही थी, पर तभी अचानक से ध्रुव उसके सामने आ जाता है और स्नेहा उसे लगे लगा लेती है। वहीं ध्रुव ने भी असल में स्नेहा को अपने गले लगा लिया था। स्नेहा जो अपने साथ उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाई थी, उसे अभी भी वही लग रहा था कि उसके साथ सच में बहुत बुरा हो चुका है और अब वो किसी से भी अपनी नज़रें मिला नहीं पाएगी। इसलिए स्नेहा ध्रुव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ध्रुव स्नेहा की ऐसी हालत देखकर धक सा रह जाता है, क्योंकि हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट स्नेहा को उसने ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। ना ही वो कभी अपनी जिंदगी में आज तक रोई थी। जो बात उसे पार्थ ने ही बताई थी, लेकिन आज स्नेहा फुट फूट कर रो रही थी। ध्रुव स्नेहा की पीठ थपथपा कर उसे शांत करते हुए कहता है, स्नेहा शांत हो जाओ, देखो सब ठीक है। तभी उसे स्नेहा की आवाज़ सुनाई देती है जो ध्रुव से रोते हुए कह रही थी, आई एम अ फिल्थी गर्ल नाउ, अब कोई साथ नहीं रहेगा मेरे साथ। वो लोग, उन्होंने मुझे छुआ, मेरे साथ बहुत बहुत। स्नेहा इतना ही बहुत सुबक सुबक कर कह रही थी। ध्रुव को स्नेहा की ऐसे हालात देखकर बहुत बुरा लगता है। आखिर स्नेहा थी तो छोटी लड़की ही, अभी बस वो 18 साल की ही हुई थी। साथ ही अपने घर से पहली बार वो बाहर अकेले आई थी, और ये बात भी सही है कि उससे भी एक गलती जो कि बिना किसी को बताए अकेले जाने की हुई थी। लेकिन जो उन लोगों ने स्नेहा के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें तो स्नेहा की कोई गलती नहीं थी। ध्रुव स्नेहा का चेहरा अपने कंधे से अपने सामने लाता है और देखता है कि उसके चेहरे पर जो नींद में बुरा सपना देखने पर पसीना आया था, अब उसके साथ ही स्नेहा का पूरा चेहरा उसके आंसू से भर चुका था। ध्रुव जल्दी से अपना रुमाल निकालकर स्नेहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, स्नेहा अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन है, ये मैं हूँ। ध्रुव, तुम बिल्कुल ठीक हो। स्नेहा, जिसने अपने सपने को ही हकीकत समझ लिया था, इसीलिए उसे अभी तक यही लग रहा था कि शायद उसके साथ बुरा हो चुका है, पर ध्रुव की बात उसके कानों तक जाती है तो हैरानी से स्नेहा अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। जहां ध्रुव उसे बहुत प्यार से चुप कराने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उसका एक हाथ उसके पीठ पर उसे थपकियां दे रहा था, क्योंकि स्नेहा की रोते रोते ही सांस अटकने लगी थी। स्नेहा की हिचकी भी शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र अब ध्रुव की आंखों पर थी, जिनमें उसे एक बेचैनी और दर्द दिखाई दे रहा था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा का रोना बंद हो गया पर उसकी हिचकी बंद नहीं हुई, तो वो साइड में रखे टेबल की तरफ देखता है, पर वहां के जग में पानी खत्म था और उसे फ़ोन करके ऑर्डर देना था, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी भी स्नेहा के दोनों हाथ उसके कमर को लपेटे हुए थे। तभी ध्रुव के कानों में स्नेहा की धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या मैं गंदी हो गई हूँ? ध्रुव समझ सकता था इस वक्त शायद स्नेहा अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए उसके दिमाग में खुद को लेकर वही चीज़ें याद आ रही हैं। ध्रुव का स्नेहा को लेकर यहाँ रुकने का एक कारण ये भी था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि स्नेहा शायद अपने दिमाग में उस नज़ारे को जल्दी भूल नहीं पाएगी और शायद पैनिक भी करने लगे, इसीलिए उसने घर जाने के आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था और स्नेहा को फिर से काम डाउन करने के बाद अगले दिन पार्थ और प्रिया के पास ले जाने का फैसला किया था। ध्रुव स्नेहा की बात सुनकर उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, किसने कहा तुम गंदी हो गई हो? तुम तो मेरी प्यारी सी चुहिया हो, और वो तो बहुत नटखट है। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा के छोटे से नाक पर भी किस करता है। स्नेहा को 2 बार किस करने के बाद ध्रुव स्नेहा के चेहरे को इस बार देखता है तो अब स्नेहा के गालों पर धीरे धीरे से गुलाबी निखार आने लगा था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर हल्के हाथों से हल्का गुलाबी रंग पेंट कर दिया हो। ध्रुव स्नेहा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, स्नेहा तुम ही तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे शिवजी तुम्हें कुछ होने नहीं देते, इसीलिए उन्होंने मुझे वहां जल्दी जाने को बोल दिया था और मैंने उन सभी गुंडों को अच्छे से सबक सिखाकर तुम्हें बचा लिया था। स्नेहा टिमटिमाते हुए ध्रुव की आंखों में देखकर पूछती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? फिर अपना सिर झुकाकर कहती है, मैंने शिवजी को याद किया था कि वो मुझे बचा ले या फिर अपने किसी दोस्त को भेज दे, इसीलिए शायद उन्होंने आपको भेज दिया होगा, है ना? स्नेहा ध्रुव से अपनी बात का जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी, और ध्रुव जिसने अपनी जिंदगी में अपने सबसे 2 खास लोगों को जिंदगी से जाने के बाद भगवान को याद ना करने की कसम खाई ली थी, आज फिर उसे उन्हीं भगवान का सहारा लेकर स्नेहा को शांत कराना पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ याद करके स्नेहा की आंखों से फिर से कुछ बूंद बूंद करके आंसू निकलने लगे थे, और अब वो देखकर ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि कोई ध्रुव के सीने में खंजर चुभा रहा है। ध्रुव स्नेहा के लिए अपने सभी बनाए रूल्स तोड़ने के लिए तैयार था, पर स्नेहा के आंखों में दोबारा आंसुओं को उससे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए स्नेहा का दिमाग ब्लैंक करने का उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था। ध्रुव धीरे से स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेता है और अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है।
ध्रुव जेंटली स्नेहा को किस कर रहा था, साथ ही उसका टच स्नेहा के दिमाग को अचानक ब्लैंक कर चुका था। ध्रुव का एक हाथ स्नेहा की कमर पर था और दूसरा हाथ से उसने स्नेहा को अपने गोद में झुका लिया था और टेंडर किस के साथ ध्रुव स्नेहा के होठों को चूमने लगा था। लेकिन स्नेहा के माइंड को ब्लैंक करने के चक्कर में ध्रुव का ही डोपामिन बढ़ने लगा था और उसका टेंडर किस धीरे धीरे थोड़ा डीप होते जा रहा था। ध्रुव ने पहले सोचा था कि वो स्नेहा को टेंडर किस के साथ छोड़ देगा, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। ध्रुव के हाथ भी स्नेहा के कमर से होते हुए ऊपर आने लगे थे। वहीं उसके किस में अब टेंडरनेस नहीं बची थी, बल्कि अब वो स्नेहा के होठों को बाइट करने लगा था। ध्रुव भी इस बार अपने दिल की सुनकर स्नेहा को किस कर रहा था। इस बार उसका किस अलग था, इसमें बहुत फीलिंग्स थी। जैसे कितना कुछ ध्रुव स्नेहा के लिए महसूस करता है वो उसे बता सके, पर अभी वो भी स्नेहा को किस करते करते खोने लगा था। ये पहली बार था कि ध्रुव ने स्नेहा को किस के साथ बाइट किया था। वही स्नेहा तो मानो कहीं और दूसरे वर्ल्ड में ही खो गई थी। उसके लिए ये बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस था। दोनों का किस चल रहा था कि अचानक ध्रुव अपने होठों को थोड़ा दूर करके स्नेहा के चेहरे की तरफ देखता है जो मदहोश हो रही थी, और ये देखकर ध्रुव स्नेहा के कानों में कहता है, ओपन योर माउथ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। अब तक ध्रुव की किस स्वीट के साथ साथ स्नेहा को ट्रिगर कर रही थी, पर ध्रुव के कहे शब्दों को सुनकर स्नेहा का मुंह अपने आप खुल जाता है और ध्रुव की जीभ तुरंत उसके मुंह में एंटर कर जाती है। आज ध्रुव अपनी फीलिंग खुद भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। साथ ही उसे यकीन हो गया था कि वो स्नेहा के लिए जो सोचता था वो सिर्फ केयर नहीं बल्कि कुछ और था। स्नेहा ने अनजाने में ही ध्रुव को ये परमिशन दे दी थी, लेकिन ध्रुव ने इसका भरपूर फायदा उठाया और स्नेहा के जीभ को इंटरलॉक करके उसके साथ एक लॉन्ग किस करने के बाद स्नेहा को अपने होठों को दूर किया। अब स्नेहा का चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ चुका था। वहीं उसके आधी खुली आंखों में एक अलग नशा था जो ध्रुव को अपने करीब बुला रहा था, पर ध्रुव खुद को उस खिंचाव से बड़ी मुश्किल से दूर करने में कामयाब हो पाया था। ध्रुव की नज़र खुद पर पाकर स्नेहा तुरंत शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। अभी तो वो खुद को गंदा समझ रही थी और अभी उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगा था। वही ध्रुव भी समझ गया था कि स्नेहा शायद शर्माने लगी है, और ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर अब जाकर संतुष्टि आती है, क्योंकि वो स्नेहा के दिमाग से कुछ देर पहले हुए हादसे को समझाने में कामयाब होने लगा था। थिंकिंग फेस के क्या ध्रुव स्नेहा को अपनी फीलिंग बता देगा? वो क्या वजह थी कि ध्रुव आज से पहले अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देता था? क्या ध्रुव अब स्नेहा के शेरू को वापस उसके साथ रखने देगा? आखिर ध्रुव स्नेहा को उसके किस का क्या जवाब देगा? क्या ध्रुव एक्सेप्ट करेगा कि उसको भी स्नेहा से आखिरकार प्यार हो गया है? आखिर ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा है? दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर और इस पर अपने कमेंट जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाती रहूं। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, इसलिए अगर और कहीं आपको यह मिलती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। राइट अ नेम पिंकी पैल।